आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि करिश्मा जो है वो बेसिकली उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, एक वैल्यू उसकी होती है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं और जिनका फोकस करिश्मा के ऊपर ही होता है अपने, उनका फोकस लीडरशिप नहीं होता, उनका फोकस लोगों को विजन प्रोवाइड करना नहीं होता। उनका सबसे मेन फोकस ये होता है कि जिस जगह पे भी हम जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, या जिन लोगों में हमें मिंगल अप करना है, उन लोगों को ये बात भूल जाए कि वो कौन है। दे फॉरगेट अबाउट देयर सेल्फ। ठीक है, आप बिल्कुल, आपके सामने ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूँगा। मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, बीबीसी की एक एंकर पर्सन थी, उसकी एक स्टोरी लिखी थी, बहुत पुरानी बात है। तो वो कह रही थी कि मैं सलमान खान का इंटरव्यू लेने गई और हम लोग सब चीज़ें रेडी करके बैठे हुए थे। तो सलमान खान जैसे ही रूम में आया, जस्ट तो मैं मबहूत होके रह गई। मबहूत मीन कि आई जस्ट गॉट स्टार्टेड। उसने कहा कि आई जस्ट गॉट, एक मिनट, सलमान साहब आ रहे दोबारा। तो बीबीसी की उस एंकर ने कहा कि आई जस्ट गॉट स्टार्टेड, कि मुझे ये भूल गया कि मैं कहाँ पे हूँ, किस मकसद के लिए आई हूँ, और यहाँ मेरा काम क्या है। 10 से 15 सेकंड वो के लिखा हुआ उसने कि मैं ऐसे ही गुजर गया। तो मुझे मेरी जो साथी कोलीग थी, उसने मुझे टोका दिया, मारा, यानी कोनी से मारा, और मुझे अटेंटिव किया कि यार हम क्या करने आए हैं। तो डेट वाज अ करिश्मा। और करिश्मा करिश्मा एक ऐसी चीज होती है जो लीडरशिप नहीं लेके आ सकते। करिश्मेटिक लीडरशिप अक्सर सेल्फिश होते हैं और वो आपको अपने एजेंडे के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। जबकि जिस लीडरशिप की हम बात करते हैं, डेट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस के ऊपर जब बात करते हैं तो कल भी हम ये बात कर रहे थे जी, मसूद साहब। असल में ना थोड़ा सा हमें इसको क्लियर कर देना चाहिए। जो मैं अपने लिए ये बात कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में कैरिज्मा का मतलब सिर्फ अपीयरेंस नहीं है। यस। कैरिज्मेटिक जो पर्सनैलिटी होती है, जो अट्रैक्ट करे लोगों को, अपनी या तरफ मुतवज्जे करे, और उसको जो है ना वो पुरअसर शख्सियत का मालिक हो। या लेकिन ये चीज़ देखेंगे, वो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड लुकिंग हो या बहुत अच्छे कपड़े पहनता हो या ये बहुत सारी इसमें खुशियात और हो जो कि बज़ाहिर हो। तो ये थोड़ा जी सा क्लियर कर देंगे। करिस्मेटिक जो पर्सनैलिटी है, ये शख्सियत है, वो सिर्फ बज़ाहिर अच्छा नहीं होता, उसके अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उसको करिस्मेटिक बनाती हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। करिश्मा एक करेक्टर है, ओवरऑल पूरी लीडरशिप नहीं है। अब करिश्मा एक पोजीशन है, यानी आपका, यानी जो लीडरशिप के ऊपर बात की, ये एक प्लेटफॉर्म भी आपको मिल सकता है। इसको आप एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं लीडरशिप की दूसरी ट्रेड को डेवलप करने के लिए। लेकिन जैसे ना करिश्मा, मैं करिश्मा को अपने हिसाब से जो डिस्कशन होती है वो एक तमाशा या एक तिलिस्म या एक शहर, या जिसको नजरबंदी वाली बात कहते हैं ना, ये भी लोग इसको कहते हैं कि इस तरह से भी रेट कर रहे होते हैं नॉर्मली। ये भी डिस्कस किया गया है। जो मिसाल के तौर पर एक शेर में के सुन रहा था कि कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये अकदा तब खुलेगा तमाशा जब खत्म होगा। तो जब तमाशा खत्म होता है तो पता लगता है यार हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमने तो किसके हाथ में अपना हाथ दिया हुआ था। देखिए रिलीजियस फेथ में भी ऐसी चीजें बहुत सी होती हैं, लोग बिलीव कर लेते हैं, और भी बहुत सी चीजों में लोग धोखे देते हैं लोगों को। अब उनका करिश्मा होता है, करिश्मा का जब हम शिकार होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं, अपनी सोचने और समझने की सलाहियतों को भी मफकूद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मौकूफ़ कर देते हैं। हम उसके बाद उस तरफ दिमाग को लेके जाते ही नहीं। ठीक है, जब दिल किसी को बंदा दे दे तो उसके बाद अकल से कम ही सोचता है, ये देखा गया ना। समझ उसको बड़ी देर बाद आती है। ठीक। तो डिस्कशन बेसिकली ये चल रहा था यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम खुद करते हैं खुद से कि फील सुपीरियर टू डू, कि हम हमारी लीडरशिप का क्या रोल है और हमारा कैरेक्टर क्या है। टेक फील सुपीरियर टू दोज हु वर्क फॉर मी। अगर आप करिश्मेटिक हैं तो आप हमेशा अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर ही समझेंगे। जबकि लीडरशिप का आजकल एक और लीडरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जा रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर बात करते हैं। अब लोग, बहुत से लोग कहते हैं जी हम सर्वेंट होते हैं, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आती है, तो लोग उसका मिस यूज करते हैं। लोग उसका मिस यूज करते हैं, उसका फेवर ले जाते हैं। तो ये तो आप अंडरस्टैंड कर लें, आपका कन्विक्शन ये रख लें कि आपने अगर
सर्व करना है किसी कम्युनिटी को, लोगों को, तो फिर ऐसा होगा। ये सब इट्स अ प्राइस यू आर गोइंग टू पे। ठीक है। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप चाहे कि आप लोगों की मदद भी करते रहें, खिदमत भी करते रहें, और आप समझें कि आपके साथ टाइटल भी लगे रहे, आपकी चौधराहट भी बरकरार रहे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सर्व किया है, लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन वो अपने मिशन से, अपने कॉज से वापस आए नहीं। और उन्होंने न कभी किसी से इस चीज़ की ख्वाहिश की है कि इसके बदले में उनको सताइश मिले। अगर अब्दुल सत्तार ईदी साहब ये तवक्को रखते कि उनके हर एक्शन के वर्सेस उनको सताइश मिलती, शाबाश मिलती, लोग पसंद करते, लोग प्रेज करते, तो शायद वो अब्दुल सत्तार ईदी बन ही ना सकते, वो वहीं कहीं फंस के रह जाते ना। तो चर्चिल ने भी कहा कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द हेल कीप गोइंग, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिनको सर्व कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है, आप खुद को उनसे सुपीरियर ना समझें। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट एन इम्बैलेंस बिटवीन वर्क एंड अदर एरिया ऑफ लाइफ, ये भी बड़ा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इम्बैलेंस जो है आपका हो रहा है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मेलिटी फॉर ट्रू ह्यूमन इंटीमेसी, ये बड़ी जबरदस्त लाइन है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मेलिटी फॉर ट्रू ह्यूमन इंटीमेसी, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके जेस्चर्स के अंदर ह्यूमैनिटी है, आपके जेस्चर के अंदर कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ तो नहीं है, कि आप ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, और लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जो आप इनसाइड हैं वही आप आउटसाइड हैं। स्पेंड टू लिटिल टाइम ब्रेकिंग साइलोज एंड बिल्डिंग ब्रिजेस, राइट। Take too much satisfaction in my perks and privilege is isolate myself from customers and first level employees, denigrate the motive and accomplishment of others. These are the question जो हमें खुद से करने हैं, और इन क्वेश्चन की बुनियाद पे हम असेस कर सकेंगे कि हमारी लीडरशिप कहाँ पे है, किस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। और अगर लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम खुद को लीडर समझ रहे हैं, हमारा इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है, और हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं, तो वेयर वी आर स्टैंडिंग इन अगेंस्ट दीज क्वेश्चंस, राइट। लोग अपने अपने साइलोज में बैठे रहते हैं, वहीं पे चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, वो वहीं पे अपनी अपनी चीज़ों का गुबार क्रिएट करते रहते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट उनके लोगों पे आ रहा होता है, उनके फॉलोअर्स पे भी आ रहा होता है। और ये भी एक लीडरशिप है, सिर्फ लीड करना लीडरशिप नहीं होती, फॉलो करना भी एक लीडरशिप है। ठीक है। फॉलो करना, अगर आपने हजरत अल्लामा इकबाल का फलसफा खुदी पढ़ा होगा, तो उसमें खुदी से पहले रमूज़ बेखुदी है, सरेंडर करना है। और रमूज़ खुदी के दर्जे तक पहुंचने से पहले दो चीज़ें बड़ी अहम डिस्कस की गई हैं, डेट इज अतात इलाही। और अतात इलाही करते हैं तो फिर आप खुदा के नाइब के दर्जे पर, यानी नियाबत इलाही के दर्जे पर फायद होते हैं, तभी आप मर्तबे पे पहुंचते हैं। और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया स्टीवन कोवी ने अपनी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव। फिलॉसफी बेसिकली सेम रहती है, ज़माने के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से लोग उसको चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की जो ट्रेनिंग है, उसमें उन्होंने इसको डिस्कस कर लिया। आपके सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होता जाएगा अगर आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता चला जाएगा। अगर आप अपने इनसाइड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को डिक्रीज करेंगे तो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ता जाएगा, और जिसकी वजह से आपका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा, आपकी असर अंगेजी भी कम हो जाएगी, और आप डिमोटिवेट और डिप्रेस भी हो जाएंगे। और आप फिर इन्हीं चक्रों में रहेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं ही मिजरेबल हूँ, और आप फिर हमेशा पेसिमिस्टिक सोचते रहेंगे। पेसिमिस्टिक सोचना भी एक बड़ी वो होती है मुसीबत हम सब लोगों के लिए, कि हम जब उस पैटर्न पे चले जाएं। लीडर्स को भी बहुत दफ़ा देखा कि वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। लीडर्स को हम ये देखते हैं कि उनका ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। अगर अगर वो कुछ बियर कर रहे हैं, तो अनफोर्सीन चीज़ या अनप्लेजेंट चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं, तो वो एग्जिबिट नहीं कर सकते दूसरे लोगों के सामने। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट
फॉर अ लीडर जो कुछ भी है वो क्राई करेगा तो अपने ही एंड पे क्राई करेगा, अपने हिसाब से, अपना कैथारसिस खुद से कर रहा होगा, क्योंकि लोगों के सामने अगर वो अपना रोना पीटना शुरू कर देगा, पेसिमिज्म पेसिमिस्टिक अप्रोच लेके चला जाएगा, तो फिर लोगों ने तो उससे उम्मीदें, उसके फॉलोअर्स ने तो उससे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। लीडर का बेसिकली ये रोल है। अभी ये जो इतनी स्टेटमेंट सारी हमने जो देखी हैं, पढ़ी हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक रिव्यू कर लेते हैं। अब्बासी साहब, मिस आयशा, मसूद साहब, इसको थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लेते हैं लीडरशिप के रोल में, करिस्मेटिक लीडरशिप या इन्फ्लुएंस वाली लीडरशिप। जी दौरान गुफ्तगू मैंने एक माशाल्लाह आप इतना अच्छा कह रहे थे और फिर मसूद भी माशाल्लाह, तो मैंने एक काम किया, मैंने करिस्मेटिक लीडरशिप की गूगल की भी डेफिनेशन मैंने तलाश करी। जी तो इसमें जो मुझे एक चीज निकल कर आई वो ये है कि यूजुअली जो ये सब करिस्मेटिक पर्सनैलिटी के ऊपर तमाम मुहक्किक मुत्तफिक हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक एक कॉन्फिडेंस होता है, एक कामनेस होती है, एक असर्टिवनेस होती है, एक डोमिनेंस होती है, ऑथेंटिसिटी होती है। तो 1 2 3 4 5 5 चीजें जो है ना, इन्होंने कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के बारे में बयान की है कि वो उसको देख के ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं और वो आपको, जाहिर बात है, आप एक इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं। तो अच्छा, ये बात फिर आपने, मसूद ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जरूरी नहीं, हो सकता है वो टॉप क्लास का कोई स्मगलर हो, कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो और बड़ा जबरदस्त चीटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर हो, लेकिन उसके पास ये सारी सलाहियतें हैं। तो कैरिस्मा को जो इन्होंने ये 5 क्वालिटीज डिफाइन की हैं, इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि इसमें प्रोज भी हैं कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के और कॉन्स भी हैं, कि वो एक हार्ड एंड क्रिमिनल भी हो सकता है, उसके अंदर भी ये सारी चीजें हो सकती हैं और होती भी है, मेरा ख्याल है। जी जी बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि होता भी है। करिश्मा बेसिकली, करिश्मा आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी आती है, अब आप इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। स्मगलर्स का भी एक करिश्मा होता है, ठीक है, रॉबिन हुड का भी एक करिश्मा है, लेकिन एथिक्स के बेस पे आप देखेंगे तो आप उसको उस तरह वैल्यू नहीं दे रहे होंगे कि क्या एज अ रोल मॉडल आप उसको अपना लें, या किसी और पोजीशन के लिए कि आपके लिए वो हीरोइक पोजीशन बन जाए उसकी, तो वो नहीं हो सकता उसमें। जी मैडम, आप जवेरिया मैडम, आप बताइएगा इस हवाले से, व्हाट यू कंसीडर, ये हम जो डिस्कस कर चुके हैं। अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा इनपुट दिया। आई टोटली एग्री विद अब्बासी साहब के करिश्मा के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि इट शुड बी समवन गुड, लेकिन एट द एंड आई फील, मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि अब अगर आप हिटलर को देखें, ही डेफिनेटली हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, बड़ी क्रिस्मेटिक किस्म की पर्सनैलिटी उसकी, अदरवाइज ही इज नॉट ए गुड लुकिंग, और ना ही उसकी अगर उसकी किलिंग्स पे जाए तो ना उसमें कोई अट्रैक्शन है सच, लेकिन स्टिल people do want to know about him. They are very curious about his history. At the end, what matters is what is the inner personality. मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि इम्पैक्ट होता जरूर है, और हर पर्सन पे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हर एक की आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है. सम पीपल डू लाइक, यू कैन से, बैड गाइज, वो बड़े इंस्पायर होते हैं कि वो दे कैन डू दिस व्हाट एवर दे वांट टू डू. स्पेशली फीमेल्स में होता है ये, एक बंदा अगर किसी काम का नहीं है ना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है, तो वो नेगेटिव भी जाता है, और मोस्टली नेगेटिव ही जाता है. तो ये चीजें तो हैं, मतलब आई टोटली एग्री कि जो अब्बासी साहब कह रहे थे, तो इस तरह से हैं ये चीजें, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. या देखिए, बेसिकली पावर है ना, आपकी पर्सनैलिटी का कोई भी ट्रेट या एट्रीब्यूट आता है,
जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो ये एक पावर है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उस पावर का आप पॉजिटिव यूज करते हैं या उस पावर को से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं ना, या लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं उस पावर के साथ। दिस इज अ पावर। जी सलमान अब्बासी सर। अरे बड़े मजेदार एक रिसर्च आपकी बातों से मुझे याद आई। कई साल पहले पढ़ी थी और मैं तलाश करूंगा, इंशाल्लाह दोबारा मिल जाएगी मुझे कहीं ना कहीं। शायद हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पढ़ा था मैंने। अच्छा, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे साथी मसूद जवेरिया भी इससे मुत्तफिक नहीं होंगे, शायद आप भी मुत्तफिक ना हो। लेकिन जो मैंने पढ़ा वो मैं आपके साथ, फैसल आयशा, लेकिन जो मैं पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने ये पढ़ा है कि इनफॉर्मल लीडरशिप, यानी इनफॉर्मल, कोई अगर प्रॉपर नहीं, एक ग्रुप में जो अगर 4 दोस्त बैठे हैं तो उनमें एक कोई लीडर हो जाता है जो जिसकी ज्यादा चलती है, ज्यादा उसकी सुनी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसमें 4 फैक्टर्स को बड़ा आइडेंटिफाई किया है उन्होंने, हार्वर्ड ने। और पहला है उसमें कॉम्पिटेंस, कितना, यानी कि कितना काबिल है वो, जो भी काम करता है उस काम में कितना काबिल है, पढ़ाई में या जो भी प्रोफेशन है। दूसरा उन्होंने पैरामीटर दिया है एक्सट्रोवर्टनेस, कितना एक्सट्रोवर्ट है वो, कितना मिलनसार है, कितना सोशिएबल है, किस तरीके से। ये दोनों तो मेरी समझ में आ गए, अगले दोनों बड़े मजेदार हैं। तीसरा उसने बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटस, या और चौथा जो उसने बताया है वो बताया है लुक्स, द वे ही और शी लुक्स। वो कहता है कि अगर बंदा काबिल भी है, अगर मिलनसार सोशिएबल भी है, अगर पैसे वाला है, प्राडो पजेरो लैंड क्रूजर में भी घूमता है, और अगर खूबसूरत भी है देखने में, तो दुनिया की कोई ताकत उसको इनफॉर्मल लीडर बनने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ना, जो पहली 2 चीजें बताई हैं। एग्रीड सर, डिसएग्री कोई नहीं कर रहा आपसे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जो है ना वो मसूद साहब रिएक्शन मेरा था, यार ये क्या बदतमीजी है। मैंने 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 कहा ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, मैंने आपको कहा ये, नोटिस नहीं जाने देंगे। अब मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, ये क्या फजूल बातें, पैसा, लोग, ये वो सब चीजें। अच्छा, फिर वो कहते हैं ना, एक तो इम्पल्सिव इनिशियल नी जर्क रिएक्शन होता है, फिर वो रात गुजरी, 2-3 दिन गुजरे, फिर जब इंटरनल रिफ्लेक्शन की, मैंने कहा दोस्त, है तो मिर्चे लगने वाली बात, लेकिन बात में दम है। हकीकत पसंदी के ऊपर अगर देखा जाए ना, तो होता ऐसे ही है कि बस वो ऐसा ही है। जी मसूद भाई, आपकी बताएं। अच्छा, मैं आपसे ना वो पार्शली डिसएग्री करूंगा, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ज्यादा आसानी से बात कर सकता हूँ। अभी आपने कहा कि इनफॉर्मल का मतलब ये वैसी किसी ऐसी सेटिंग या सिटिंग में है जहाँ पे लोगों से इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, आपके दोस्त, अहबाब या क्लोज जो कॉलीग्स होते हैं, वहाँ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है उसके मुताबिक ऐसा होता नहीं है असल में। हाँ, मैं कॉम्पिटेंस में जरूर बात करता हूँ, नॉलेज स्किल जो है ना वो जरूर डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट तो आपको लाजमत है, वो की है, उसके बगैर आप बात ही नहीं कर सकते हैं या एंगेज नहीं कर सकते लोगों को अपने साथ। अब जहां तक ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटस का और लुक्स का, इस पे जो है ना मैं वाकई में, मतलब मैंने बड़े बड़ों को जिच या एम्बैरस होते देखा है दोनों चीजों के बावजूद भी, क्योंकि वो बोंगियां मारते हैं, तो बोंगियां इज नॉट काबिल कबूल एट ऑल। तो मेरा जो इशू की बहुत बात बहस बहुत मजे की, लंबी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने तजुर्बे और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ऐसा है नहीं असल में। जी सर, मेरे ख्याल के मुताबिक जो 3 और 4 है वही प्रायोरिटी पे रखें, बाकी 2 को तो वैसे ही निकाल दें। अच्छा, लुक मान जाएगा। अच्छा फैसल, ये मसूद भी मान जाएगा, अभी नहीं मानेगा, जब ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंटरनली कन्विंस होगा ना, ये हमारी बातों से नहीं। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा चलो फजूल की बातें कर रही है। फिर जब मैंने देखा यार, मतलब बहुत सारी बातें यार आप लोग समझे। मंसूर भाई आप बताएं। मैं सर आपको बताता हूँ ना, अभी आपने एक स्कैंडल सुना होगा, B4U, ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है ना। अब उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उसकी आ गई, लुक खैर उसकी जैसे भी है, लेकिन फाइनेंस अगर आ जाए तो लुक पीछे हो जाती है ना सम टाइम। तो जब वो क्राइसिस में आया, तो आप उसको देखिए वो किस तरह डिकम्पोज हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। जो सही रियल लीडरशिप नहीं होती, इनफॉर्मल लीडरशिप होती है, कंपिटेंस उनमें कम होती है, कंपिटेंस इतनी ज्यादा नहीं होती। एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, ठीक, जो साथी तौर पे एक्सीडेंटल लीडरशिप है।
तो इस तरह बहुत सी एग्जांपल हमने देखी हैं, जिसको कहते हैं ना मर्द बहरान या मैन ऑफ क्राइसिस, या जो क्राइसिस का टाइम आता है तो वो लोग, उनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो आपने बयान किए हैं उनमें से एक आध तो होता है फाइनेंशियल भी होता है। फाइनेंशियल लोगों को मैंने डिस्टर्ब होते हुए देखा है, ऐसे गिर जाते हैं जैसे कि कैसे वो कोई हवा के दोष पे उड़ते हुए कागज, इस तरह इतने डिसइंटीग्रेट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप देख लेंगे ना कोई क्राइसिस जब आता है, लेकिन अगर अगर उसकी लीडरशिप कंपोज्ड है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस के बुनियाद पे, कॉम्पिटेंस के बुनियाद पे, एक्सट्रोवर्ट होना भी जरूरी है। एक्सट्रोवर्ट समटाइम लाजमी नहीं कि लीडर एक्सट्रोवर्ट ही हो, इस तरह की लीडरशिप भी दिखी है। लीडरशिप तो बहुत सी चीजें हैं ना, बहुत से फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से पंजाबी की एक मिसाल है कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। ये बात आप सही कह रहे हैं, वो कोई भी बात कर लेंगे तो उनकी बातों को वेटेज दी जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। एक इम्पैक्ट होता है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, और लीडरशिप भी, रियल लीडरशिप वही होती है जो लॉन्ग लास्टिंग हो रही होती है। जी मसूद साहब। अच्छा मंसूर साहब, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड बैक टू डिफर। देखें, अगर फर्स्ट कदम एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ जस्ट टू मेक यू गाइस बिलीव, एक कमरे में आप जब एंटर होते हैं ना, तो आपका एक जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है ना, बीइंग अ लीडर, चाहे वो इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, तो एक दफा जब एंटर होते हैं किसी रूम में जहाँ लोग वाले से मौजूद हैं, तो लोगों को एक दफा पता चलना चाहिए कि वो एंटर हुआ है। अभी आप बोले नहीं हैं, अभी सब एंटर हुए हैं, तो वो इंसान, जो लोग हैं वो आ, उनके सबकॉन्शियस में, या वो वैसे ही जो है ना आपको स्कैन करने लग जाते हैं, कि जज करते हैं सॉर्ट ऑफ कि आप कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह। और सोने पे सुहागा ये कि जब आप बोलते हैं तो वो मजीद पुरअसर हो जाते हैं। अब अगर आप सही बात कर रहे हो, आपकी पूरी इस चूंकि पर्सनैलिटी पूरी है ना, आपकी आवाज, आपकी पिच, आपकी टोन, आपकी अदायगी, सो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। अभी आपको ये, उनको ये नहीं पता कि जेब में 2 रुपए हैं या 200 रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं, उससे कतई नजर। अभी हम 2 चीजों में सिर्फ बात कर रहे हैं। और जो लुक्स है ना, देखें उस पर, चूंकि हम लोग लीडर्स हैं, तो हमारी जो हमारा होराइजन है बहुत वसी होना चाहिए। हम अपनी तौर पर बात कर रहे हैं, तो लोग आपको, मेरा ये जाती ख्याल है कि देखें हम एक खास सेटिंग की बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट करें, मैंने एज अ टीचर भी देखा है कि जब आप जाते हैं तो आपको लोग बहुत सीरियस लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास एक खास सिंफ होती है जो वो अट्रैक्ट कर रही होती है। उनको भी नहीं पता कि आप कौन सी गाड़ी में आते हैं, कितने पैसे लेके घूम रहे हैं, आपका क्या स्टेटस है, या आपके जो 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 कपड़े आपने पहने हैं वो ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है, और सो ऑन। तो मेरा जाती ख्याल ये है, और तजुर्बा भी थोड़ा सा ये कहता है, कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये जो 2 चीजें हैं वो सानवी हो जाएं। सिर्फ मेरा नुक्ता ये है। ग्रेट। यहाँ पे हमारे साथ मिस आयशा बैठी हैं, इसी सेशन में शामिल हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू में लेना चाहूँगा, अगर वो भी करिज्मेटिक पर्सनालिटी से, ये जो अब्बासी साहब ने चीज़ें डिस्कस की हैं, जो एट्रीब्यूट डिस्कस किए इनफॉर्मल लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपना टेक दे सकें अगर। Gee, sir, actually, I have heard what you people are discussing. But my point is like, yes, the first thing, first quality of a leader that he has some knowledge. Knowledge is the main thing you should be having. And looks are important, but at some point आपकी जो looks है ना वो शायद थोड़ी सी पीछे रह जाती है if you have आपकी personality बहुत ऐसी है कि like charismatic है, और like आपके पास knowledge भी है, और आपके पास capable भी हैं, आपके पास skills भी हैं, तो looks maybe थोड़ी सी secondary चीज हो जाती है। The main most important thing is your skills, आपकी कितने capable हैं, आपके communication skills कितनी अच्छी हैं, एंड आप की पर्सनालिटी कितनी अट्रैक्टिव है। लुक्स इज अ सेकेंडरी थिंग, just it matters, but at some point it doesn't. Thank you. सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक, आपने अपना इनपुट दिया। कुछ ऐसा करते हैं हम लोग ना, 10 मिनट्स की नमाज ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे 6:45 पे। थैंक यू।
Thank you very much for coming back to the session. Now there is a question. दोबारा start करते हैं. There is a question. How can you protect your character to ensure your leadership effectiveness? जी सर, अब्बासी साहब. It's really very difficult कि आप अपना कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब आप एज अ लीडर अपना कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर आपने हर वक्त एक जो होता है ना पुलिस रात पे चलते रहना और लोगों की इवैल्यूएशन और असेसमेंट के ऊपर हमेशा रहना होता है और उसके ऊपर डिपेंड करना होता है. आपको फिर केयर करनी होती है कि आपका कैरेक्टर जो आपने एस्टेब्लिश किया है वो इसी बात की गारंटी है कि आपकी लीडरशिप लोगों के लिए कितनी इफेक्टिव होती है. तो आप कैरेक्टर बिल्ड करने के बाद, लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के बाद कि लाइफ कोई इजी लाइफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है जिसमें अपनी बहुत सी जो आपकी प्राइवेसी है, बहुत सी चीज़ें हैं, ज़ाती चीज़ें हैं, फ्रीडम है, लिबर्टी है, उन सब से सरेंडर करना पड़ जाता है. And what do you actively do to develop the trust of others? ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो आप ले रहे होते हैं अपना लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने के लिए, वो इतने आसान नहीं है. उनकी बड़ी प्राइस है, कीमत है जो आपको पे करनी पड़ रही होती है. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ट्रस्ट भी ले लें और आपको उसकी प्राइस भी पे ना करनी पड़े. तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप इन पैरामीटर्स के ऊपर चलते हुए जिंदगी गुजारें. फिर आपको एक डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ता है हमेशा. उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करते चले जाएंगे. कभी हो नहीं सकता कि आप उस डिसिप्लिन से निकलें. आपने देखा होगा कि कई जगहों पे बड़े बड़े हमारे तो खैर अब हम अंडर डेवलप्ड हैं. हमारी तहजीब भी अभी तहजीब और जो तमद्दुन है वो भी अभी डेवलपमेंट के फेज में है. हम अभी डेवलप हो रहे हैं, इसलिए हमारी वैल्यूज भी डेवलप हो रही हैं. वैल्यूज के ऊपर भी कंप्रोमाइज चीज़ों में हो जाता है. लेकिन जिन मुल्कों में ये सब चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पे कोई छोटी सी चीज़ भी आती है तो वो सब कुछ शटआउट हो जाता है. कितनी बड़ी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, एकदम जीरो पे आ जाती है. सिर्फ 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 इन चीज़ों पे, कैरेक्टर के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर. और एक अजीब सा हमारा अलमिया है कि इंटेग्रिटी को सिर्फ हम या इन चीज़ों को, ईमानदारी को सिर्फ और सिर्फ पैसों के या पैसों की करप्शन के हवाले से समझते हैं. हमारा विजन इतना ही है कि भाई उसने बदअनवानी की माली तो ये करप्ट है. हालांकि करप्शन तो बहुत सी चीज़ों में हो सकती है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चीज़ है, आपकी जिम्मेदारी में कोई चीज़ है, आपकी जॉब में कोई चीज़ है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, आपका पोटेंशियल है और आप नहीं कर रहे, तो ये भी एक तरह की करप्शन है. आपके पास
टेंडेंसी है सोसाइटी को पे बैक करने की, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और आप कर सकते थे, आप इस टैलेंट को लेके आए हैं, इस टैलेंट को आप एग्जिबिट नहीं करते, इस टैलेंट के ऊपर काम नहीं करते, इसको कन्वर्ट नहीं करते ह्यूमैनिटी के लिए, तो ये भी एक, इसको भी हम करप्शन कहेंगे। ठीक है, किसी के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे होते हैं किसी भी मामले में, अपनी जॉब में, अपने कोलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी भी तरह से, तो ये भी बेसिकली उसी में आ जाएगा कि ये भी एक तरह की करप्शन होगी। ठीक है, फाइनेंशियल नहीं होगी, मोरल करप्शन हो सकती है, ह्यूमनिस्टिक करप्शन हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कायम रखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों पे ट्रस्ट करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करना पड़ता है और बड़े जतन करने पड़ते हैं। जो हम अपना एक इम्पैक्ट डेवलप कर लेते हैं, अपना तासुर कायम कर लेते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देते हैं, तो वैसे वैसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जितनी बड़ी हमारी लीडरशिप चले होती जाती है, जितने बड़ा हम होते जाते हैं अपनी लीडरशिप में, जितनी ज़्यादा हमारी लीडरशिप इंक्रीज होती जाती है, वैसे ही हमारी लाइफ में ब्लाइंड स्पॉट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आते जाते हैं। कभी आपने देखा होगा ट्रक या बस या जो बड़ा वाला लॉन्ग जो ट्रॉलर लोग चला रहे होते हैं, व्हीकल चला रहे होते हैं, उतने ही ज़्यादा उस ड्राइवर के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जितने बड़े आप लीडर होते हैं, उतने ही, जितने ऊपर आप चलते चले जाते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके सामने ब्लाइंड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनका आपको पता भी नहीं चल रहा होता। तो ये यानी एक ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है जिसको आपने फेस करना होता है, जिसमें से आपने गुजरना होता है। नेक्स्ट, लीडरशिप बेसिकली डेवलपिंग लीडरशिप विद इन यू, डेवलपिंग लीडर अराउंड यू, ये सब टॉपिक्स हैं। फिर लेवल्स ऑफ लीडरशिप में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले अपनी लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम खुद को लीडरशिप जो एक्सप्लोर करें और अपने आइडेंटिफाई करें कि हम लीडरशिप के किस लेवल के अंदर हैं, हम लीडरशिप के अंदर किस जगह पे खड़े हुए हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो फिर उसके बाद हम अपने इन्फ्लुएंस की मदद से और लोगों को भी अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर लोग हैं, हमारे सर्कल के अंदर, उनको लीडरशिप के तौर पे हम एस्टेब्लिश करने चले जाएंगे। Now, another task, another thing that is authenticity, reliability and authenticity, कि आपकी लीडरशिप कितनी अथेंटिक है, इसके अंदर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि how would you define authenticity when you have experienced brokenness। तो authenticity के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि मसूद साहब, अब्बासी साहब और मिस आयशा और मैम जवेरिया, आप थोड़ा सा इसको डिस्कस करके शेयर करें कि आप क्या समझते हैं अथेंटिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, अथॉरिटेटिव होना या अथेंटिसिटी, कि आप इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट इस हवाले से क्लियर हो, हमारी लर्निंग भी अच्छी हो जाए। सर मेरा ये ख्याल है, सॉरी सलमान साहब, कैन यू वांट टू स्पीक फर्स्ट? प्लीज गो अहेड। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ऑथेंटिसिटी में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आई ट्रस्ट पीपल मोर हु आर ऑनेस्ट एंड they do not create problem for others। और ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा इशू होता है। ऑथेंटिसिटी हम उसी पे ही रिलाई करते हैं जिस पे हमें ये ट्रस्ट हो, और वो ट्रस्ट डेवलप होता है विद ऑनेस्टी। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। और इसके अलावा आई एम नॉट श्योर, मतलब और बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, लेकिन these are two main factors। You are absolutely right। रिलायबिलिटी है बेसिकली, जो का ट्रस्ट है वही आपकी ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश करता है, ये भी एक पावर है। जी अब्बासी साहब, सलमान साहब। अच्छा, एक स्लाइड जरा पीछे जाइएगा। पिछली स्लाइड पे जा रहे हैं। उससे कुछ मेरी थॉट्स थी ऑथेंटिसिटी पे, मैं आता हूँ। वो एक दफा विंस्टन चर्चिल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी
उसने कहा था कि, and I quote, so you have enemies. Yeah. Good. It means for once in your life, you stood up for something that you believed in. इससे जो मैं सबक लेके गया था वो ये है कि it's okay if there are people who don't like you. It's okay if there you have enemies, leaders के लिए, क्योंकि वो बड़ी पुरानी कहावत है ना कि you cannot please everyone every time. Yeah. Someone somewhere will always be unhappy with you. So it's okay. Yes, you can please everyone sometimes. Yes, you can please some people, everyone sometimes. You can please some people every time, but you cannot please everyone every time. Yeah. तो वहां से फिर लीडरशिप का एक बड़ा सबक मिलता है कि आप ऑब्जेक्टिव रहें, ऑनेस्ट रहें, आपके साथ आएंगे, मतलब जैसे कल बात हो रही थी, मसूद ने कहा था टॉक्सिक एम्प्लॉइज, टॉक्सिक फॉलोअर्स भी होते हैं, आपके स्टाफ भी होते हैं, लेकिन एंड इट्स ओके इफ देयर आर पीपल हु डोंट लाइक यू। और फिर इसमें इसी को मैं इससे रिलेट करूंगा, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, अगर आप मुस्तनद हैं, अगर आप यकीन है कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और ईमानदारी से आप कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है कि आप अगर आपके जहन में हो कि there might be people who might not agree or who might dislike or who might be your enemies per se. जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिंदगी तब आसान होती है जब चीजें ट्रांसपेरेंट हों और क्लियर हों, एम्बिग्युइटी ना हो। जिंदगी उस वक्त आसान हो जाती है ना। पंजाबी का एक, मैं फिर कहेंगे पंजाबी का एक मुहावरा है, पुरानी जो फोक पंजाबी है ना, कि अंदर होवे सच ते बाहर खलो के नच। ठीक है, तो परेशानी कोई नहीं ना आपको। तो पंजाबी वाली किसी चीज पे आप लोगों को माइंड तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इस पे मुझे इतराज है जब ये लिखा है। क्या बताएं अगर आप? अब अगर वो आपने कहा ना बाहर खलो के नाचे, तो अगर वो नाचने से ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो हमारी मुतासिर हो सकती है। नहीं, वो एक तो मुहावरा ना, बाबा बुल्ले शाह का क्या आई नो, होना, आई नो, आई नो, बेफिक्र हो आई जाए ना नो। आप, बेपरवाह हो जाए, बेफिक्र हो जाए ना किसी चीज। नचना मतलब नहीं कि आपको डांस करना शुरू कर दे, आई नो, नाचने आई नो। जुबिलेंट हो जाए ना, एंजॉय करे और बेफिक्र होके जिंदगी गुजारना शुरू कर दे ना। लेकिन लेकिन इसमें एक कबाहत ये है जी जी कि यू कैन नॉट मेक 7.5 बिलियन पीपल हैप्पी। ये तो हो गई तय बात, ठीक है। और हमारे केस में 220 मिलियन। देखें, आपकी ट्रांसपेरेंसी को लोग अपने अपने लेंस से जज करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। तो आप कितने ही ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो, कितनी इंटेग्रिटी को मजबूती से पकड़े हुए हों, ईमानदार हों, सोन, लेकिन फिर भी आप पे उंगली उठाई जाएगी। ये इस जमाने का की रीत है, ये रिवाज है, आप इससे बच ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। सर आप दुरुस्त कह रहे हो। होता है यही है कि बेसिकली ना, मैंने जैसे पहले इसके, हमारी सोसाइटी अंडर डेवलपिंग फेज में है ना, हम अभी डेवलप नहीं हुए अभी मॉरली भी और वैल्यूज की बेस के ऊपर ना। हमने तो अपना कोई हीरो भी डेवलप नहीं करने देते। अगर कोई हीरो हमारा, अब देखिए मलाला नोबेल प्राइज ले लिया तो कितने लोग हैं उसके जो अगेंस्ट है यहाँ पे ना। हम तो उस चक्कर में होते ही, और तरह से कोई भी बेसिकली वो जो कहते हैं ना, कुएं में सब लोग गिरे हुए थे, तो एक कुएं में पहरेदार नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो लोगों ने पूछा ये लोग अंदर गिरे हुए हैं, इधर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, हर कुएं पे सिक्योरिटी गार्ड है। कहते जी ये यहाँ पे इस कुएं में पाकिस्तानी है, जो ऊपर चढ़ने लगता है तो अंदर से लोग उसकी टांग खींच के उसके नीचे गिरा लेते हैं। तो हम देखिए ना, हमारे तो मिसाल ऐसे ही है ना, अभी हमारे अंदर बहुत सी चीजें हैं जो अभी डेवलप होनी है और हमने 75-70 साल गुजार लिए हैं। ठीक है, कि हम यूं समझ लें कि एक ऐसी फेज में आ गए हैं जहाँ पे हमारी आदतें पुख्ता हो चुकी हैं, जो क्रॉनिक हो चुकी हैं हम ना उन चीज़ों में। तो ठीक हो जाएंगे। अभी देखिए हमारी हमारे सब्जेक्ट में मज़ामीन जो मुख्तलिफ पढ़ाते हैं, अब डार्विन जिसकी एवोल्यूशन की थ्योरी थी, उसको हम तमस्खुर से पढ़ाते हैं हमेशा। उसको उस पैटर्न में लेके नहीं जाते कि यार आप अंडरस्टैंड करें, एक फिलॉसफी, एक थ्योरी है, आप बेशक ना एक्सेप्ट करें, लेकिन इस पे अपना थिंकिंग का जो है पैटर्न, उसको तो लेके आए, सोचे तो सही कि किसी रीजन की वजह से उसने एक अजम्पशन पेश की होगी
तो उस पर सोचो तो सही। जब आप देखिए हमारे टीचर्स भी अक्सर देखा गया कि जब उन्होंने बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में डार्विन को दिया तो उससे पहले हल्की सी तमस्कराना मुस्कुराहट मुंह पे आई और उसके बाद उन्होंने डार्विन को स्टार्ट किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको, जब उन्होंने तमस्कराना मुस्कुराहट दे दी शुरू करने से पहले, तो आप समझे कि सीरियसनेस क्या होगी उस टॉपिक की लोगों के नजदीक या स्टूडेंट के नजदीक। ठीक है, हम एक आज कल अटेंड कर रहे थे एक प्रेजेंटेशन, कंटेंट बहुत ज्यादा था, टाइम थोड़ा था, तो जो प्रेजेंटर थे वो क्या करते थे, उसको समराइज नहीं कर सके, हर थोड़ी थोड़ी सी बात उन्होंने पढ़ने के बजाय बला 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 कह के स्किप करना शुरू कर दिया स्लाइड्स को। जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो हम ऑडियंस बैठे हुए थे वहां पे, तो हमने उनसे ज्यादा तेजी से मेंटली स्किप करना शुरू कर दिया, हम डिसएंगेज हो गए उनके साथ, और फिर उनका फीडबैक भी लोगों ने इतना अच्छा नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि हम डिसएंगेज हो गए। ऑडियंस तो उसको तो एंगेज करना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है। तो बेसिकली यही चीजें सारी होती है कि आप लोगों को किस तरह अपने साथ रखते हैं और किस तरह चीजों को लेकर चलते हैं और किस तरह सीरियस होते हैं। परसेप्शन के हवाले से हमारी बहुत सी सूडो परसेप्शन है जिनको हम लेके चल रहे होते हैं, उसको चैलेंज भी नहीं कर रहे होते, उनको चैलेंज करने की हम हिम्मत भी नहीं रख रहे होते ना, अगर देखा जाए तो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चल रही होती हैं हमारी लाइफ में और हम उन्हीं को लेके चलते हैं। ऑथेंटिसिटी के ऊपर हमने बात कर ली। There is a quotation by Ruth Haley Burton: "We set young leaders up for a fall if we encourage them to envision what they can do before they consider the kind of person they should be." इस पे डिस्कशन कर लें। We set young leaders up for a fall if we encourage them to envision what they can do before they consider the kind of person they should be. क्या हम करते हैं एनकरेज अपने लोगों को कि वो इनविजन की तरफ जाएं? हम इनकरेज तो करते ही नहीं। हमारे पास से तो कोई सवाल कर ले, तो कोई बात कर ले, तो हम समझते हैं शायद हमें चैलेंज कर दिया गया है। हमारी कोशिश होती है हम लोगों को सनअप कर दें, रोक दें। जब आप किसी बच्चे को सनअप करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को सनअप करते हैं, किसी भी इंसान को सनअप कर लेते हैं, जहाँ पे आपने कहा हो कि वी आर ओपन टू क्वेश्चन, वी आर ओपन टू आइडियाज, वी आर ओपन टू एनीथिंग, ग्लास डोर पॉलिसी है या ओपन डोर पॉलिसी है, तो ऐसा होता नहीं है। रियल सेंस में ऐसा नहीं होता। रियल सेंस में बेसिकली रियलिटी एक अलग चीज है और जो किताबी बातें हैं वो अलग होती हैं। आइडियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि खूबसूरत खूबसूरत बातें लिखी तो होती हैं अक़वाल ज़री के तौर पे, और लेकिन अमल करने के लिए वो कम ही होती हैं। और ये भी किसी ने कहा है कि दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं वो कही जा चुकी हैं, सिर्फ उन पर अमल दरामद करना रह गया है। ये एक बड़ी बात है। अब मजीद किसी अच्छी बात को इजाद करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से मौजूद है वो काफी है हमारे लिए, अगर हम उनको करें, अमल करें और उनको अपनी जिंदगी में लेके आए। मंसूर, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक यंगस्टर्स जो हैं वो तैयार ना, उनको लीडरशिप रोल ना दिया जाए? नहीं, इस तरह से नहीं सर। हम देखिए लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप के ऊपर भी एक कंसेप्ट बड़ा एक है कि जी लीडरशिप बाय बॉर्न लोग लीडर होते हैं, ये भी है। अक्सर जी लीडर तो बाय बॉर्न होते हैं, लीडरशिप डेवलप नहीं की जा सकती। लीडरशिप तो डेवलप भी की जा सकती है। लीडरशिप आप कि लोग, अब ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि एटीट्यूड अगर खराब हो, नेगेटिव हो, तो एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स जो है, आप इंटेंशनली अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करते चले जाएं, आपका बिहेवियर चेंज होता जाएगा। बिहेवियर चेंज होगा तो आपका एटीट्यूड भी अल्टीमेटली उस तरफ डाइवर्ट होके चला जाएगा। इसमें बेसिकली यही कि हम लीडरशिप लोगों को एनकरेज करें कि वो
अपना इन विजन की तरफ जाएं, विजन को ब्रॉड करें, थिंकिंग पैटर्न की तरफ जाएं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने की समझने की सलाहियतें रखें और उनको हम सपोर्ट करते रहें एज अ सीनियर, क्योंकि बेसिकली यंग लीडरशिप या इन लोगों में से इमर्जिंग लीडरशिप आएगी तो तभी चेंज आएगी और तभी चीज़ें अच्छी से अच्छी होती चली जाएंगी। कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट या सोसाइटी की नरिशमेंट, वैल्यूज की डेवलपमेंट, वैल्यूज की नरिशमेंट इन्हीं लोगों के साथ होगी जिनके साथ हम चल रहे हैं और जिनको हम इनकरेज कर रहे हैं। अगर इस तरह से इसको लेते हैं, we need to be open hearted and to learners for upcoming generations, और जो भी हमारे इन्फ्लुएंस में लोग हैं उनके साथ जेनरस होने की ज़रूरत है। हम जेनरॉसिटी शो करें उन लोगों के लिए हेल्पिंग हो। मजीद जो हम बात करते हैं इसके कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करते हैं, एम आई द सेम पर्सन नो मैटर हु आई एम विद। कंसिस्टेंसी is an important trait to develop your leadership। हो सकता है जो आपका करिश्मा है, हो सकता है आपका टैलेंट है, आप किसी एक दफा को एक छिक्का या चौका लगा लें, कोई एक इनिंग में क्या कहते हैं 40 बॉल्स पे 100 कर दें, सेंचुरी लगा लें, लेकिन वो वन टाइम हो सकता है। कंसिस्टेंसी अगर आपकी ना हो तो आपकी रिलायबिलिटी नहीं एस्टेब्लिश होती। आपके सामने, हमारे सामने बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारी टीम के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गेम कर रहे होते हैं, अपने लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे होते। और जब अपने लिए खेलते हैं, अपना मफाद उनके मद्देनजर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं, डिपेंडेंसी उनकी टैलेंट के ऊपर होती है, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है उनके अपने टैलेंट का, और उसकी वजह से वो फिर कंसिस्टेंसी अगर नहीं दिखाते तो फिर रिलायबिलिटी भी वो नहीं होती उनकी। तो लीडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो अपनी पर्सनैलिटी में अपने अंदर कंसिस्टेंसी शो करे कि हमेशा जैसा है उससे आगे अगले दर्जे पे जाए, ना कि वापस जाना शुरू कर दे और कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए, और इस तरह उसकी जो उसका इन्फ्लुएंस है वो भी ख़राब हो जाएगा। समटाइम जब वो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं, करिश्मेटिक लीडरशिप की बात करते हैं, तो हम खुद भी खुद सुपुर्दगी का शिकार हो जाते हैं, और जब खुद सुपुर्दगी का शिकार होते हैं तो हम खुद भी उनसे निजात, उनकी लीडरशिप से इमांसिपेट होने की कोशिश नहीं करते, हम अपनी निजात हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, और हम खुद मर्जी से उस कैद में मुब्तला हो जाते हैं, उनके सहर में मुब्तला रहते हैं, कि एक वक्त आता है कि जब हम खुद फिर पता लगता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो चुके हैं। नंबर 2 पे चॉइसेस, डू आई मेक डिसीजन दैट आर बेस्ट फॉर अदर, इवन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इवन व्हेन अनदर चॉइस वुड बेनिफिट मी। कि आप क्या सेल्फिश लीडर हैं? चॉइसेस भी डिसाइड करनी है ना, आप चॉइस लेनी है, आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस जो आप लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्या अल्टरनेटिव भी आपके पास मौजूद है, और क्या उसमें आप ये देखते हैं कि आपकी चॉइस से, सिलेक्शन ऑफ डिसीजन से क्या सिर्फ आपका फायदा है कि आपके फॉलोअर्स का भी फायदा है, आप अपने फॉलोअर्स के बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी मसाले हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं। हमारे लीडर्स ने बहुत दफ़ा हमारे लोगों का ख्याल नहीं रखा, अपने ओन पे डिसीजन ले लिए, उसके लिए फिर कुर्बानियाँ लोगों ने दी, सफ़र लोगों ने किया, लेकिन वो सेल्फिश लीडर्स थे। और जब सेल्फिश लीडर्स चले जाते हैं, लीडरशिप बेसिकली क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप या मैं एक पोजीशन पे हूँ, मैंने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है, मैंने लोगों के लिए काम किया हुआ है, मैं वो पोजीशन छोड़ के भी चला जाऊँगा, मैं किसी और जगह पे भी चला जाऊँगा, मेरा इन्फ्लुएंस है, मेरी लीडरशिप एस्टेब्लिश है, तो लोग फिर मुझसे नेटवर्किंग में रहेंगे, लोग मुझसे एडवाइस लेते रहेंगे, लोग मुझसे पूछते रहेंगे, लोग मुझसे मिलते रहेंगे, लोग मुझे सिंसियर अपना समझते रहेंगे। और ये बेसिकली ब्लेसिंग है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपकी ऑथेंटिसिटी भी एस्टेब्लिश हो, आपकी रिलायबिलिटी भी एस्टेब्लिश हो, और आपने लोगों के मफादात का, लोगों की चीज़ों का ख्याल रखा हो अपने डिसीजन के अंदर, अपनी चॉइसेस के अंदर, इसको अपने मद्देनजर रखा हो। क्रेडिट, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ी अहम चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के अंदर ग्रीवेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। ये बड़ी स्टेटमेंट पड़ेगा, एम आई क्विक टू रिकॉग्नाइज अदर फॉर देयर एफर्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू माय सक्सेस।
अब्बासी साहब आपने काम किया है, मसूद साहब आप भी काम करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट भी होंगे, आपकी टीम में लोग काम कर रहे होंगे, और जाहिर है आप काम को डेलीगेट लोग करते हैं और टीम ही चीज़ें लेके आ रही होती हैं, लेकिन सम टाइम वो कहती है टीम के बॉस सारा क्रेडिट ले जाता है, ऐसा होता है? अपना इनपुट दीजिएगा सर। अच्छा, पहला और दूसरा, इसके ऊपर तो मैं अपने आप को पास नहीं कर सकता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सही। मैं सच बता रहा हूँ आपको। और तीसरे में शायद मैं अपने आप को पार्शियली पास कर दूं, रियायती नंबरों के साथ प्रमोट कर दूं। ये मैं अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा आपने ये बताया। तो जी मसूद भाई। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो फर्स्ट वन है ना, उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं और उसकी अपनी ट्रेड्स क्या हैं जो कि असरअंदाज होती हैं आप पे। तो फॉर एग्जांपल कि डेलीगेशन ही के दौरान मुझे ये लगता है कि देखें, यू कांट बी सॉफ्ट ऑल द टाइम एंड यू कांट बी हार्श ईदर। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है कि उस किस शख्स के साथ किस तरह आपने डील करना है। ठीक है, तो वो अक्सर लोग यही कहते हैं कि स्टिक एंड कैरेट वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा अप्लाई करना चाहिए, या वो काम भी करता है, बट डिपेंड्स अगेन। ये जो थर्ड वन है, am I quick to recognize others for their efforts and contribution to my success? इसके अंदर तो होता यही है, या जो मेरा अपना तजुर्बा है, कि उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि लोग जो है ना, वो उन पे स्पॉटलाइट उन पे होनी चाहिए। जब तक उनको आप थपकी नहीं देंगे, ठीक है, जब तक वो काम नहीं करेंगे, सबसे आसान चीज ये है, इसके पैसे भी लगते हैं, कि लोग अप्रिशिएट करें, और एवरी डे यू मस्ट अप्रिशिएट देयर वर्क। हमारा जो काम है वो तो एक 24/7 साइकिल है ना, तो कोई 2 दिन एक जैसे तो होते नहीं है, नई टास्क है, नई चैलेंजेस है, नया काम है। तो आपको यू हैव टू recognize the efforts made by others, and you have to keep appreciating them and keep motivating them, and you have to do that every single day. But again, when you try to appreciate people, because they're all individuals, so you have to keep certain things as far as their personality is concerned in your mind, कि उसको किस तरह अप्रिशिएट करना है। आपके एक ही फॉर्मूला अप्रिसिएशन का, रिकग्निशन का या मोटिवेशन का सब पे अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी, लोग क्रेडिट भी देते हैं, लेकिन क्रेडिट देने का टाइम भी होता है कि आप कब क्रेडिट दे रहे हैं। फौरन क्रेडिट दे रहे हैं उसको जो जिसने कंट्रीब्यूट किया है, कि आपने लेट क्रेडिट दे दिया, तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आप रिकग्नाइज कर रहे हैं अपनी टीम के लोगों को, तो वो किस तरह कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, या फिर आपने बाद में कभी कर लिया, आप भूल गए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली दो चीज़ें जो हैं वो डिफिकल्ट हैं, लेकिन बहरहाल इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। हम उनको अगर उनके ऊपर कंसंट्रेट करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हैं। अगर कंसिस्टेंसी और पर्टिकुलरली चॉइसेस के अंदर अगर हम डिसीजन मेकिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, तो हमारी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और हमारी लीडरशिप ज़्यादा अच्छी एस्टेब्लिश हो जाएगी। ह्यूमिलिटी के ऊपर जब बात करते हैं, दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ह्यूमिलिटी के ऊपर पहले भी डिस्कस किया, सलमान बासित साहब उससे डिस्कशन जब हुई एक दफ़ा किसी सेशन में इसी तरह की, तो आपने बताया कि लोग इसका डिसएडवांटेज भी ले जाते हैं जब आप ह्यूमिलिटी के ऊपर आ जाते हैं, लोगों के साथ कर्टियस हो जाते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं, तो लोग उसका लेवरेज ले जाते हैं। ये तो बेसिकली है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन हमारा अपना है कि हमने कितना लेवल रखा हुआ है। हाँ, अगर आप ट्रू सेंस में लीडरशिप स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन हर चीज़ की एक प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है ना। आप ह्यूमिलिटी रखते हैं लोगों के साथ, लोग उसके क्रेडिट भी दे जाते हैं, लेकिन आपको भी डिफाइन करना होता है कि आपके सर्कल में कैसे लोग हैं जो कि सेल्फिश होके उन चीज़ों का क्रेडिट लेके जा रहे हैं, एडवांटेज लेके जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक तरह से डिसएडवांटेज बनता चला जा रहा है।
और ये बेसिकली बड़ा है, क्योंकि देखिए अब ह्यूमिलिटी तो अब आपने डेवलप भी करनी है अपने अंदर। ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप होगी, ह्यूमिलिटी का इम्पैक्ट कैसे आएगा लोगों के ऊपर, आपकी इन्हीं चीज़ों से डेवलप होगी। आप उसकी गेज नहीं लगा सकते कि यार मैंने कैसे लोगों के साथ अच्छा होना है, कितना इनकिसारी और आजिज़ी के साथ काम करना है। मेरी आजिज़ी और इनकिसारी का लोग गलत मतलब ले लेंगे कि हमारी सोसाइटी थोड़ी सी, सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे तो सोसाइटी में आपको थोड़ा सा इन हवालों से ट्रिकी होकर चलना पड़ेगा। आपने सारा का सारा वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल सरेंडर करके सब चीज़ों से नहीं छोड़ना, आपने अपना एक सब्सटेंस मेंटेन रखना है, क्रिएट करना है। उसके बाद आपने ह्यूमिलिटी करनी है। लोग होते हैं जब वो सुपरवाइजरी पोजीशन पे होते हैं तो उन्हें लोगों को अकाउंटेबल भी बनाना पड़ता है, पूछना भी पड़ता है। तो और लोगों की जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर आस्किंग भी करनी होती है। और अल्टीमेटली आप सिस्टम ऐसा डेवलप करते हैं, पॉलिसीज ऐसे डेवलप करते हैं कि आपको उस साइड पे जाना ही नहीं पड़े कि जिसपे आपकी ह्यूमिलिटी क्राइसिस में आ जाए, या लोग क्या कहते हैं उसका एडवांटेज ले जाएं, या इस तरह की चीज़ें करें कि जिससे आपको लगे कि लोग लेवरेज ले रहे हैं, आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग। ह्यूमिलिटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी, SOPs होंगे, कुछ डिफाइंड टारगेट्स होंगे, उनके ऊपर आस्किंग भी ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टूल्स हैं। अगर आप कहते हैं ना लोग फ़ायदा ना उठाएं और आप की ये चीज़ें मेंटेन रहे और आपकी दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो, तो आपको फिर वो टूल यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक, सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों में। अपनी जो लाइन है उसमें जिसको आप सुपरवाइज कर रहे हैं उसके अंदर, या जो भी आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है उसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, सिस्टम को इंटरनलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप की ह्यूमिलिटी क्राइसिस में भी नहीं आए और उसका कोई लेवरेज भी लेके ना जाए। और ये बेसिकली ये लीडर के लिए ज़रूरी है कि करेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। करेज मेक कैरेक्टर पॉसिबल। हाउ हैज एडवर्सिटी शेप्ड योर कैरेक्टर? करेज बेसिकली एक लीडर के अंदर बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लीडर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर बोल्ड होगा, लीडर के अंदर करेज होगी, जो बात कोई और नहीं कर सकता, जो स्टैंड कोई और नहीं ले सकता, जिसके के हवाले आपने खुद को किया हुआ है, जो आपका लीडर है। आपको ये पता होता है कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया उसके ऊपर, अंधाधुंध एतमाद कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि वो उसके अंदर करेज है, वो आपके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकता है और कोई भी स्टैंड वो ले सकता है। नॉर्मली होता यह है कि हम किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और वो साबित कर देता है कि हम वाकई में ब्लाइंड हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने में आती हैं, लेकिन बहरहाल हमें बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। हमें खुद पे, हमारे अंदर भी तो स्किल्स है ना, हमारे अंदर भी तो सेंस है कि कब तक हमने किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है, कब तक हमने चीज़ों को लेके चलना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अक्ल और शऊर हमारे पास अल्लाह ने दिया हुआ है और उसको हमने डेवलप कर लिया है और हम डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो डिसीजन भी हम खुद ले सकते हैं कि हमारी बॉर्डर लाइन कौन सी है, हमारी लिमिट कौन सी है, हम कौन सी जगह तक हम पहुंच सकते हैं, तो कहाँ तक हम रह सकते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब के अंदर। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, करेज की भी ज़रूरत है। करेज बेसिकली लीडरशिप का ट्रेट है। हम सब सबॉर्डिनेट भी होते, सबॉर्डिनेट के रोल में भी लीडर हैं। अगर हम सुपरवाइजर है तो उस रोल में भी हमारी लीडरशिप है। अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी लीडरशिप है। अगर लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी लीडरशिप है। बॉस को मैनेज करना ये भी एक लीडरशिप का कैरेक्टर है। अगर आपके बॉस इस तरह नागवारी से कोई बात कर देते हैं, ये आपको बुरी लग रही होती है फॉर द टाइम भी, और आप रिएक्ट कर देती हैं गर्मा गर्म किस्म की, फटाफट रिवेंजिंग किस्म की ईमेल कर देते हैं, तो बेसिकली सफ़र आप करेंगे ना, सफ़र करना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले रिफ्लेक्ट करें, जो कि हमने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेज भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन थॉट प्रोसेस भी आप अपना उसको करें, प्रोवोक करें
और थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए आप डिसीजन लें कि करेज कितनी जरूरी है। और दूसरी जो इस लाइन में लिखा हुआ है, हाउ हैज एडवर्सिटी शेप्ड योर कैरेक्टर। कभी भी लाइफ में आसानियों के साथ, कंफर्ट जोन के साथ रहते हुए आपका कैरेक्टर कभी डेवलप हो नहीं सकता। कल प्रीवियस सेशन में हमने गालबन एक फिलॉसफी की बात की थी, दैट इज द गुड इज द एनिमी ऑफ द ग्रेट। और जिम कॉलिन की एक बुक भी गालबन आपकी नजर से गुजरी होगी, गुड टू ग्रेट। अगर उसकी बात करें तो वाकई ग्रेट जो है, गुड जो बेसिकली क्या है, हम गुड पे मुतमईन होकर बैठ जाते हैं, तो वो बेसिकली हमारा कंफर्ट जोन है। हमारे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एवरेज के ऊपर सेटिस्फाई होते हैं, कनात पसंदी। हमारे डायलॉग में कल भी एक सेशन में डिस्कशन चल रही थी कि जो कनात का लॉलीपॉप हमें, कंटेंटमेंट का लॉलीपॉप हमें दे दिया गया है, सबसे बड़ी हर्डल हमारे अंदर यही है कि हमारे आगे बढ़ने में, कि हम इसको लेके बैठ जाते हैं और इसी पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं और अपने टैलेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। तो ये बात थोड़ी सी आगे निकल गई, लेकिन खैर करेज इज रियली एन इम्पोर्टेंट थिंग। और यस मंसूर साहब, आई वांट टू से कि जो कनात का लॉलीपॉप है, ये जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, गलती उनकी है, या because they don't want to change। मेन रीजन तो ये होगी कि उन्होंने सोचा कि क्योंकि जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कनात है तो मेरे पास रीजन इनफ आ गई है, so जी, जी। there is no need to do anything। Yeah. That's it। I think this is merely an excuse जो कि acceptable नहीं है। ये हम ओवरऑल बेसिकली हमारी पूरी जो कौम है, हम लोग we love to live in comfort zone। या That's the बिल्कुल main issue। अच्छा जी। कनात असल में ना वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि जी बना के तकदीर का बहाना अमल से फारिग हुआ मुसलमान। तो हम कनात को उस सेंस में ले लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन के एक कामचोरी के लिए हमारे पास एक जवाब पैदा हो जाता है। मैं एक इंडियन अथर है विवेक बिंद्रा, वो उसकी बात सुन रहा था, तो उसकी बात में लिखा हुआ था कि ये एक बड़ी हमारे इंडियंस को या पाकिस्तानियों को सबको सिखाया गया जी, जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। और फिर ना हम चादर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं और ना अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि उसी चादर में, छोटी सी चादर में हमें लपेट के अगले जहां की तरफ रुखसत कर दिया जाता है। क्योंकि वो आप जब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट भी आ रहा होता है और आप आगे भी बढ़ रहे होते हैं। ये जो अभी यही बात जो वो पहले डिस्कस की, कैरेक्टर मेक्स यू बिगर ऑन द इनसाइड देन ऑन द आउटसाइड। बड़े बड़े पहलवानों को देखा हुआ है, बड़े बड़े लंबे तड़ंगे पहलवान, कबील जुस्सा किस्म के लोग, लेकिन जब वो अंदर से कोई चोट लगती है, ट्रॉमा आता है, तो ऐसे गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो स्ट्रांग भी आपने इसी तरह होना होता है, हम लोगों ने स्ट्रांग भी इसी तरह होना है। विद इन इनसाइड से जो हम स्ट्रांग होंगे, इनसाइड से कैरेक्टर बिल्डअप होगा, एस्टेब्लिश होगा, जिसका इम्पैक्ट हमारे आउटसाइड पे आएगा। ठीक है ना। नफ्स के ऊपर जो बात करते हैं, तो पहले ये बात करते हैं, पहले अपना नफ्स कंट्रोल में करें, फिर दुनिया की हुक्मरानी आपको मिलेगी। वही जो पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, खुद ही से अल्लामा इकबाल का शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो रजा जब इस मकाम पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप इनसाइड स्ट्रांग हो, अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करें, खुद को कंट्रोल करें, अपना जो इनसाइड स्ट्रांग करें, अपने कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करें। तो कैरेक्टर जब आपका एस्टेब्लिश हो जाता है तो इनरली आप स्ट्रांग हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे देखें, बड़े बड़े क्राइसिस आते हैं और वो उसमें स्टैंड करते हैं, अपना स्टैंड लेते हैं, उसमें खड़े रहते हैं, उसमें डिस्टर्ब नहीं होते या उनके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता। जनाब, लीडरशिप इज मॉडलिंग इंटेग्रिटी। तो थर्ड प्रिंसिपल जो जिसकी बात कर रहे हैं, 89% of what people learn come from what they see. This is really important
कि what they see, then 10% from what they hear, and 1% from other senses. Thus, true leaders need to be consistent in word and in action and in behavior. फूल फैल में तजाद अगर आपको किसी में नजर आएगा तो क्या आप उसकी लीडरशिप पे बिलीव कर रहे होंगे? अगर फूल फैल में तजाद आ जाता है तो आप कभी भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। लीडर का बेसिकली कैरेक्टर क्या है? लीडर का कैरेक्टर तो यही है ना कि आप वो जो कह रहा हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो और उस पे लोग बिलीव कर रहे हो। 89% ऑफ व्हाट पीपल लर्न कम फ्रॉम व्हाट दे सी। जो दिखता है, जो नजर आ रहा होता है, उसके बिहाइंड क्या है? जो लोग देखते हैं, जो दिखता है वही बिकता है ना, एक बात होती है मार्केटिंग की लैंग्वेज में, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। और 10% from what they hear and 1% from other senses. Thus, true leaders need to be consistent in word and in action and in behavior. तो तीनों चीजें उनकी असेस की जा रही होती हैं। और लीडरशिप इज मॉडलिंग इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी के अंदर। जब भी हायरिंग लोग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इन चीज़ों को के ऊपर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर इंटेग्रिटी नहीं है, इंटेग्रिटी का इश्यू चल रहा है, तो आप उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इंटेग्रिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। और लीडरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो बेसिकली इंटेग्रिटी है, जो कि एक अहम चीज़ है। अच्छा जी, इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों का इनटेक लेना चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अमली तौर पे तो यार मंसूर मैंने जो देखा है, अब आप उनको कामयाबी का पैमाना यही है ना कि कॉर्पोरेट लैडर में कितना ऊपर जा रहे हैं वो लोग, तो मैंने ये देखा है कि वो उनके आगे सब चलता है वाली पॉलिसी है। चलता है यार, इंटेग्रिटी है, लेकिन बस वो इंटेग्रिटी अच्छी, वो कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो कहते हैं यार लेट इट ओनली बी अ पॉलिसी, प्रैक्टिस नहीं करते उसको। और कामयाब भी हैं, मतलब जो हमारे पैरामीटर्स हैं सैडली कामयाबी के, उन सारे पैरामीटर्स पे कामयाब भी हैं वो। ये दुख की बात है, मतलब मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत पसंदाना सी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। जी सही है ना, ठीक कह रहे हैं आप। लोग बज़ाहिर तो लगता है कि कामयाब हैं अपने उस सिनेरियो के अंदर, फॉर द टाइमिंग ऐसा ही लगता है कामयाब हैं। लेकिन जब हम उनकी कामयाबी को इवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं, तो हमें नजर आता है कि रियल सक्सेस वो है नहीं ना, अगर उन्होंने कामयाब इसके ऊपर कंप्रोमाइज किया हुआ है। इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी डिस्कस किया था कि हर चीज़ पे कंप्रोमाइज आप कर सकते हैं। बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उन्होंने इस बात पे डिस्कस किया हुआ है कि इंटेग्रिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटेग्रिटी पे आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। और ओवरऑल फिर जब हम अपने डेवलपिंग लीडर विद इन यू के ऊपर बात करते हैं तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि व्हाट आर योर, ये हमारे वो बॉर्डर लाइंस हैं। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट हाई, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। व्हाट इज़ योर लोएस्ट लो, प्रीवियसली जो हम मॉड्यूल हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई। अब ये क्वेश्चन आते हैं, सवालात उठते हैं हमारे हवाले से कि व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स, व्हाट लाइन विल यू रिफ्यूज टू क्रॉस, what will you stand for, has anything changed, is there anything you would add, anything you would remove। हम प्रूनिंग के मरहलों से भी गुजरते रहते हैं, प्रूनिंग के प्रोसेस से भी चलते रहते हैं ना, और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग है।
कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी चल रहा है, राइट। जब कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है तो फिर हम ये भी देखते हैं कि हम कहाँ तक निगोशिएबल हो सकते हैं। हमने अगर किसी चीज के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है तो हमारा स्टैंड का लेवल क्या है, लिमिट क्या है। अगर आपकी वैल्यूज के ऊपर बात की जाए सलमान साहब, जवेरिया, मसूद बेग साहब, तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ तक आप फ्लेक्सिबल हैं। आयशा से बात कर लें या बाकी जो लोग हैं, फैसल साहब हैं, जितने भी लोग सेशन में शामिल हैं, उन सबको अंदाजा होगा कि वो किस हद तक फ्लेक्सिबल हैं, कौन कौन सी लिमिट तक वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कितना स्ट्रेच कर सकती हैं अपनी चीज़ों को। कुछ प्रिंसिपल्स तो होंगे जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, जिनको आपने अपनी जिंदगी में मुतय्यन किया होगा। अगर इन सवालात को सामने रखते हुए अगर हम अपनी असेसमेंट करना शुरू करें तो हमें कहाँ पे हम अब खड़े हुए नजर आते हैं इन चीज़ों के हवाले से, कि हमारी कौन सी लिमिट है। जी शेयर कीजिएगा। जी मसूद साहब बोलिए। अच्छा, इसके अंदर जो ना एक तो ये ना, हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि ये अपनाएंगे तो आप अच्छे गर्दाने जाएंगे, ये अपनाएंगे तो आप बुरे गर्दाने जाएंगे। ठीक है, आई थिंक वी ऑल ड्रॉ आवर ओन लाइंस, ऑल ओन बाउंड्रीज, जो character वो एक रात में नहीं बनता। इट डिवेलप्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। चाइल्डहुड से लेके और ये आखिरी दम तक कैरेक्टर हमारा जो ना बनता चला जाता है। बनने में बहुत देर लगता है, डिस्ट्रॉय होने में शायद कुछ सेकंड्स लगते हो। तो आप जब जो बाउंड्रीज आप खींचते हैं, वो बाउंड्रीज रिजिड नहीं होती। उन बाउंड्रीज को आप स्ट्रेच करते रहते हैं कि मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना और ये नहीं करना। हो सकता है कभी कभी आप उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए मार्जिन ले लें, जैसे मार्जिन ऑफ एरर कह लें आप, ठीक है यार ये कर लेते हैं, ये हो गया तो ठीक है, वी वोंट डू दैट अगेन एंड सो ऑन। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक भी स्टिग्मा आपके कैरेक्टर पे आ जाता है, या कोई भी आप कोई लूज करते हैं कैरेक्टर का कोई भी एलिमेंट, तो वो उसको पाटने में या उसको दोबारा मेंड होने में बहुत टाइम लगता है। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि स्पेशली वर्क प्लेस में, चूंकि आपकी दो जो ट्रेड्स हैं वो साथ साथ चलते हैं लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो दोनों को ओवरलैप करती रहती हैं, दोनों पैरेलल होने के बावजूद। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वर्क प्लेस पे झूठ बोलूंगा और घर पे नहीं बोलूंगा। मैं झूठा हूं तो मैं झूठा हूं, दैट्स इट। तो लेकिन ये है कि वर्क प्लेस में स्पेशली, जहां पे कहते हैं ना, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड आउट देयर, नोबडी इज गोना स्पेयर यू एनीवे। हॉक्स की तरह लोग आपको देख रहे होते हैं, स्पेशली डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे आप हैं। तो आप अगर अपनी आवाज ऊंची रखना चाहें, मैंने पहले बात कही थी, और अगर आप, मतलब आवाज का मतलब रूड होना नहीं है, मतलब अगर आप उस पे हैं, हक पे, तो अपनी आवाज को ऊंची रखते हैं आप। और दूसरा ये कि निगाहें ऊंची रखनी चाहें तो आपको वाकई में ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, अपनी वैल्यूज को, इंटेग्रिटी स्पेशली, आपको उसको मुकद्दम रखना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा डोले तो फिर आपको संभलने का मौका मिलता नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इंटेग्रिटी जो है ना, वो एक बिल्डिंग की तरह है जो कि बनते 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 बनती है, एंड इट टेक्स टाइम। इट इंक्लूड्स योर स्वेट एंड ब्लड, ऑनेस्टली। ये ऐसे एक रात में होता नहीं है काम। तो ये आपने पहले कहा था पुल सरात, वाकई में ये पुल सरात इसमें हम चलते जा रहे हैं, तो आपको लीडरशिप की बड़ी एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है। जी मसूद साहब बिल्कुल, आपने वो जबरदस्त बात की, सही अपने इनपुट दिया। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, अगर वो सुन रही हैं तो उनका इनपुट मैं लेना चाहूँगा इस डिस्कशन के हिसाब से, कि ये जो लिमिट्स हैं जिसमें हम गुड वैल्यूज को एम्ब्रेस करने जा रहे हैं, जो आपके लेवल्स हैं, वो उसको कैसे कंसिडर करती हैं। Just a minute.
अच्छा, ठीक है। Now move on to the next one. जी, यहाँ पे थोड़ा सा इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है। वो वही जो बातें हमने पहले डिस्कस की हैं। इंटेग्रिटी इज ग्राउंडेड इन ट्रस्ट। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली लीड फॉलोअर्स, अ लीडर मस्ट गेन द ट्रस्ट ऑफ फॉलोअर। वही बातें जो हम पहले फर्दर डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं की रेपुटेशन इसके अंदर आ जाएगी कि वो किस तरह आप लेके चलते हैं। मॉडलिंग के ऊपर जो बात की है, तो वो इंटेग्रिटी को मॉडल करने के हिसाब से हम एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं कर सकते चीज़ों को, इंटेग्रिटी को लाइफ में। लेकिन बहरहाल अगर हमें समझ नहीं आ रही और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या हमारे सामने कोई पैटर्न नहीं है, तो हम किसी न किसी को फॉलो करते हुए उसके स्टाइल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम उसमें मास्टर हो जाएंगे बेसिकली ना। तो इनिशियली किसी को फॉलो करके, प्रैक्टिस करके किसी चीज़ को आप लेके चल सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में ये कह सकते हैं कि आप इंटेग्रिटी की रोल मॉडलिंग आप कर सकते हैं, ताकि आप इसको लेके अपनी लाइफ में चलें। Integrity is not what we do as much as who we are. It will trust as a high influence value, facilitating high standards result in a solid reputation, not just image. Means living it myself before leading others. तो हमारा जो बेसिकली जॉन मैक्सवेल की जितनी भी टीचिंग है, ट्रेनिंग है, उसमें एक चीज क्या करते हैं हम कि लर्न, लिव एंड लीड। कोई भी चीज, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मटेरियल आता है, सबसे पहले उसको सीखा जाता है, फिर उसको अपनाया जाता है, और फिर एक्सपर्टीज होने के बाद हम उसको लेके चलते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लीड करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है। अगर आप इंटरनलाइज नहीं करते किसी चीज को, तो लोग भी आपकी कही हुई बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लोग भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे कि जो आप कह रहे हैं उस पर अगर आपको यकीन नहीं है उससे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ऑरा को, अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे यकीन रखें, कंसिस्टेंट रहें। जो आप कहें, आपके अमल से, आपके एक्शन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके कैरेक्टर से, वो सब दूसरों को रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लोगों को नज़र आ रहा हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस सारे हवाले से। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई किसी किस्म का आर्गूमेंट हो, अगर आप लोग करना चाहें तो हम इस पर कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जाएंगे, जो कि मिस जवेरिया आज हमारे साथ शामिल होंगी। इसको समराइज कर लेते हैं। जी, बासी साहब, आप अपना इनपुट देना चाहेंगे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? लीडरशिप में कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, इंटेग्रिटी तो मेरा ख्याल है कि, अच्छा, इंटेग्रिटी के भी जो है ना पैमाने हो गए ना। अब वो कहते हैं ना कि वो कोई स्नो वाइट कुछ नहीं होता। एक स्नो वाइट होगा, एक वाइट होगा, एक पेल वाइट होगा, फिर ग्रे आ जाएगा, फिर डार्क ग्रे आ जाएगा, फिर कहीं जाके ब्लैक आ जाएगा। तो अब वो मतलब है कि सैडली हम माशरे की उस इनेताज पे पहुंच गए हैं कि हम लोग भी सब, यार इतना तो चलता है यार, ये वाली बात जो है ना, ये आ गई है मैं समझता हूँ पूरे माशरे में। तो ऑल और फेल में तजाद, कहना कुछ और, करना कुछ और। या मतलब है कि मुझे याद है, आज भी याद है मुझे मसूर भाई, जब मैं तरक्की हुई थी मेरी 18वें ग्रेड में, तो मैं बड़ा खुश था। तो मुझे मेरा बॉस आके बोलता है कि मुनाफिकत की पहली सीढ़ी पर हम आपको खुशामदेद कहते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या बात कर दी। फिर बाद में पता चला कि 17 ग्रेड तक जो है ना, आप सिर्फ सिग्नेटरी होते हैं, सिर्फ आपको जो है ना वो साइन करना होता है, सेक्शन ऑफिसर को सिर्फ साइन करना होता है।
और 18 ग्रेड और ऊपर वाले लोग जो है ना वो आपसे मिलके, मंसूर भाई आएंगे मुझसे मिलेंगे, सर मेरा ये काम कर दें और ये मसला है और ये करेंगे, मैं मंसूर भाई को कहूंगा अरे अभी करूंगा, आप फिक्र ही ना करें, ये वो। मंसूर भाई कमरे से जाएंगे और मैं बोलूंगा ये मंसूर को मेरे पास आने किसने दिया था। अच्छा। तो जब मैंने वो रवैये देखे ना और इतने करीब से देखे कि चपड़ासी की खिंचाई कर दी कि मंसूर मेरे कमरे में दाखिल कैसे हुआ, और मंसूर को मैं कह रहा हूँ यार आप मेरे भाई हो, आपका काम नहीं करूंगा तो किसका करूंगा। तो मुझे अंदाजा हुआ जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं ना, आप मुनाफिकत की एक एक सीढ़ी ऊपर चलते जाते हैं। ये तो बड़ा, लेकिन बहरहाल हम वी शुड एम फॉर द बेस्ट, एम हाई हिट लो। तो इंटेग्रिटी के मुकम्मल मायार को अचीव, आइडियल बना के अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। जी सर एक बात ऐड करने की इजाजत चाहते हैं अगर 1 मिनट है तो। जी जरूर अब्बास, जरूर। कि ये हमारी जितनी भी डिस्कशन है ये सारी हमारी पाकिस्तानी सोशल सिस्टम और सोशल इवल्स की बुनियाद के ऊपर है। जी जी इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे नहीं होता। सही कह रहे वहाँ हैं। पे ऐसा निज़ाम भी नहीं है और वहाँ पे ऐसी हालात भी नहीं है। हर एक को मौका भी मिलता है और हर एक काम भी करता है। वहाँ सिर्फ एक चीज़ पाई जाती है, एक कंप्लीट अलूफनेस, यानी कि कोई किसी के साथ ज़्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहता, प्रोफेशनल रहता है। इसको प्रोफेशनलिज्म का नाम दिया गया वहाँ पे। बाकी ये सब चीज़ें, लेग पुलिंग और ये सब चीज़ें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होती। बस यही कहना चाह रहा था। फैसल साहब आप। I think, yeah, it happened also. Yeah, there is a lot of things that happen. Yeah, Faisal sir. just But just we I'd just feel, like to yes, I'd please, like to sir. add, yeah, I'd like to add to Faisal's points. It's not that they don't happen, but they don't happen as visibly, as commonly, as pronouncedly as it happened in our culture. They do happen, but not to that extent. Just a minor, I think I would like to add on to what Faisal just said. Ji. Okay, thank you. I mean to say that it's happened. You can say it's a good option that it's happened, but mostly in that situations, people ignore these kinds of things. They want to remain in their personal parameters. They avoid these things. आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, बेसिकली हमारी हर चीज रिफ्लेक्ट हो रही है पाकिस्तान में सोसाइटी के साथ। सोसाइटी से लोग जो उभर के आए हैं वही सब हर चीज में रिफ्लेक्शन है, लोगों में, बॉसेस में, एंटरप्रेन्योर्स में, फैक्ट्री ओनर्स में, जितने भी है या बिजनेस ओनर्स हैं, वो इसी सोसाइटी से निकल के आए हुए हैं। सब चीजें उन्हीं में नजर आती हैं, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी देखें तो वो भी इन्हीं लोगों में से होकर के आए। हम असल में डेवलपमेंट के फेज में ही हैं अभी तक। जब तक हम डेवलप होते नहीं है ना, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। इनसिक्योरिटी, फेयर, ये सब चीजें बेसिकली लोगों को लेके जाती हैं, ड्रैग करती है इन चीजों की तरफ। अगर समझे ना, अगर फियर नहीं होगा हमारे अंदर, इनसिक्योरिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी हमारी सोसाइटी के अंदर, सोशल वेलफेयर स्टेट अगर हमारी होती है, तो किसी को क्या जरूरत पड़ेगी वो किसी के साथ पॉलिटिक्स करे, किसी को ट्रैप करे, या किसी के साथ इंटेग्रिटी, किसी के साथ अपनी इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज कर ले। तो वी आर स्टिल डेवलपिंग। तो ये जो कुछ भी नजर आ रहा है बेसिकली ये एक रिफ्लेक्शन है जो चल रही होती है हमारे साथ। अब हम ऐसा करेंगे, ऑलमोस्ट मैम जवेरिया आप रेडी हैं या ब्रेक कर लें 5 मिनट्स की? Sir, I'm ready. Yeah. Okay. Thank you very much. Now, Ma'am Javeria is with us and she is going to discuss the next chapter, next topic. Thank you. Please आप शेयर कर लें अपनी प्रेजेंटेशन को, मैं आपको स्टॉप करता हूँ। Assalamu alaikum, everyone. Let me be. Can you hear me? Mansoor sir? Yeah, we are hearing you. Okay.
I will be talking about change basically, and then we will be discussing positive change. I hope because I'm also learning all these things, and they have assigned me the task that I should also try to present in a better way. If I will try my best. And let's see. Basically, change is for any leadership, as it is mentioned, ultimate test of leadership is creating a positive change. John Maxwell has mentioned that for any the test of leadership is basically about change. Can anyone share what do they think what is a change? Do we mean cosmetic change, or what is everyone points of view on that? Anyone? I just want to add that basically change means the fundamental change, not a cosmetic one, because the fundamental change obviously pay back and enhance their capacity and gradually it encircle and whole organization and whole atmosphere. So fundamentally tenants should be first of all need to be changed. Thank you, Faisal, for your input. And yes, John Maxwell has also mentioned this, that the cosmetic changes are not going to make any change. Basically, that is not a change at all. It is only what comes from within us, and once our inner world is changed, then the exterior world is also changed. So here, Lou Holtz was a coach of, and he's mentioned that I have coached good players and I have coached bad players. I am a better coach with good players. What I think he means here is a player who don't know how to play cannot be taught how to play a good play. So this is what I think. If one is not interested in learning the game he's about to play, then the coach cannot do anything. This is my understanding. If anyone else want to say something, I'm sorry, I'm asking everyone because I'm also didn't get this point. Like it's better to coach a good player. If what comes to my mind was, if a person, if a player is already a good player, how come it's a good coach that he taught that player to become a good player when he is already a good player? Can anyone also add something? Yeah, I think your understanding is correct. That's what I understand as well. Okay, Aisha, do you want to add something? I will be sharing this, what I have, like 2 or 3 slides together, because I don't want to spend much time on one slide. What can you learn about making change, and what are the qualities you need as a leader to change the direction of your team? So basically, we want to talk here is about if we want to have a change in an organization or within ourselves. Is it possible, can we make a certain decision and just change? We think that there are certain things, they are not going according to our plan, but we want to change them. Are they going to change without making any action, or without making any efforts? I think that's not possible. If we wait and we say, let's the situation comes and the changes will be made automatically, so that's not possible. We have to understand that for a change, an action is mandatory from our end. If we are not going to take any action, there is not a possibility to for a change, and we have to suffer because of that change as well. There are many minus points that we have to go through while all these changes. The qualities we need as a leader to change the direction of our team
as the person who wants to change, he should be knowing what change he or she is going to make out of this main phenomena they are talking about. If I want to change something in my organization, if I'm not clear what will be the benefit of these changes, I will be unable to convince my team, so they could play any role in that change. Is anyone getting my point? Am I right? Mansoor Saab? Please. Change, do you think that change is something that until unless we realize that there can be a change without realizing what you can say what problems we are going to face, we cannot make that change? All right. There is a concept like while before training, and Masood and Mansoor must have known, there is a concept of TNA, training need analysis, that what kind of training is needed, how it is to be administered, and things like that. Likewise, before a change is administered, there is a concept of CNA, change need analysis. Like organizations do conduct an analysis, preemptive analysis, what needs to be changed, to what extent, why does it need to be changed, when, who is going to change it, where is, all the magic questions they ask before. So yeah, we take it, you're right, on the same track. Mansoor Saab, anything else you want to add? Change is very much important for the evolution of any organization, any system. ये चेंज ही तो है जिसकी वजह से हम अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं. ये चेंज, इनोवेशन भी एक चेंज ही है ना, जिसकी वजह से नित नई चीजें हमारी लाइफ में आ गई हैं और जिंदगी में आई हैं. तो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको असेस करना भी इम्पोर्टेंट है और इसको अडॉप्ट करना भी इम्पोर्टेंट है. चेंज दो तरह से होती है, अपनी मर्जी से चेंज कर लें या चेंज की मर्जी से फिर आप चेंज हो जाएं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे. What qualities will only analysis will serve the purpose if we come to know that these are the reason there is a need of a change? What qualities the leader who is making the changes, what do you think, what are those qualities? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका ओपन ऑफ कन्विक्शन होना है, एक्सेप्ट करना कि चेंज की इम्पोर्टेंस भी है, चेंज की वैल्यू भी है और चेंज जरूरी भी है. ठीक है. अगर बहुत से लोग होते हैं जो PhD स्कॉलर्स होते हैं या वो पढ़ा रहे होते हैं, प्रोफेसर होते हैं और कितने अरसे से कर रहे होते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते मेंटली भी और अडॉप्ट भी नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं ना. वो लोग को फीडबैक अच्छा नहीं आता, लोग फीडबैक अच्छा नहीं देते. नॉर्मली होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ वो नहीं आए, चेंज की तरफ नहीं आए, एंगेजमेंट की तरफ वो नहीं आ रहे होते. तो चेंज लीडर के अंदर the quality that a leader needs, because that leader is basically also he is not only making a change within self, the environment is also going to be having the effect of that person. So what quality, what I think is communication, is that he should have a very good communication with his team so that he could share with them. So these are the changes I have in my mind, and these will be the plus points of if I make these changes, then there will be these positive effects. And if he doesn't share it with his team, then it's not possible to make that change as effective as it was the plan of the leader. This is my understanding. What do you think? Basi Saab, you are thinking a lot. Please share. अच्छा चेंज में जो है ना, I follow Kurt Lewin model. Okay, Kurt Lewin is I'm sure many of you must have known. He was a social psychologist and sociologist. Way back in 1930s, he presented his model of change management, Kurt Lewin, the unfreeze, change, and refreeze model. So that is how a leader should change.
पहले जो मेंटल मॉडल्स हैं उनको चेंज करना है। तो लीडर के अंदर क्या सलाहियत है, उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए कि वो क्या चेंज कर रहा है। अगेन जो चेंज तब्दीली ला रहा है वो क्यों ला रहा है, उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि तब्दीली जब वो आएगी तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और फिर जाहिर बात है चेंज रेजिस्टर्स जो होते हैं, रेजिस्टेंस उनको होल्ड करना, चेंज प्रोपोनेंट्स को होल्ड करना। उसने तो खैर कैटेगोरिकली दे दिया है कि 20% तुम्हारे चेंज के हक में होंगे, 20% ऑन एन एवरेज अगेंस्ट होंगे, और बाकी 60% जो है ना वो फेंस सिटर्स होंगे। तो कोशिश ये करना है कि फेंस सिटर्स को लेकर आओ अपने साथ। और फिर उसने और भी बड़ा, कर्ट लेविन ने तो बड़ा तफसील में पूरी चेंज मैनेजमेंट के मॉडल को कि उसको किस तरह से आगे लेके चलना है। तो फिर उसने एक खूबसूरत बात भी की है और आप लोग उसकी बात को बड़ा अप्रिशिएट भी करेंगे। उसने कहा देखो जब भी चेंज लाओ तो there are two kinds of people in an organization that you need to cater. First ones are the ones who matter. The second ones are the one who can matter. और बड़ी खूबसूरत बात की उसने कि एक तो वही है the ones who can matter, और फिर दूसरी बात उसने की है the ones who can matter। तो इन दोनों को साथ लेके चलना होता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर आप डायरेक्टर्स और सीईओ और सीएफओस को तो बिकॉज दे मैटर उनको तो आप जहन में रख लेते हैं, लेकिन ऑफिस में कुछ ऐसे किंग मेकर्स होते हैं जो कि शायद सीनियर पोजीशन पे नहीं होते। यूनियन होती है और भी बेतहाशा पावर हाउसेस होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु कैन मैटर। तो वो कहता है कि दोज हु मैटर स्टे ऑन देयर राइट साइड and those who can matter keep them on your right side। तो वो तो बड़ा उसने तफसील में हमें बताया है, और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि लीडरशिप के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और मैं समझता हूँ इन सब चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए लीडर को। फिर पॉलिटिकल साइड ऑफ चेंज भी होती है, तो काफी उसने काम किया इसके ऊपर। जी थैंक यू सलमान। Masood Saab, you are also working in PTV world, so I would and you are willing to have many changes. So what do you think? Do you find any hurdle in what you want to implement or what you want to make change? Masood Saab, are you there? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, sir. I think to me, change is the most difficult thing to handle and to reduce, because it's in human nature that we are afraid of change. There's a huge fear element that, change ho jayega to ye ho jayega, positions, statuses, and so many other things that can be on stake. I have introduced certain in PTV world, and it took me 2.5 years, to be very honest. And there are two major sort of people, narcissists and toxic people. They're quite difficult to handle anyway. So, but again, I've got 213 people in my organization, and still there are 6 elements that are quite difficult to handle. There are things that can be applied at times. But again, coming to the change, I think it's quite delicate. You have to be very, very careful, and it's not a sudden change that you said. So, and at every that you have already brought about. So I think to bring about change or even to discuss change, you have to be very, very careful. And Abbasi Saab, I like that model that you have to include ones who matter, ones who can matter. And there are other people you should keep an eye on them. People who can just spoil the people who matter and who can matter, So you have to be very, very careful when you even think about change. It's a long, difficult process. Thank you, Masood Saab. Aisha, are you here? Because you are also on the verge of change. Aisha, is Aisha here? Faisal, let's suppose if you are getting promoted, what you are going to change as a leader? First of all, more responsibility. Yeah, obviously more responsibility,
and there must be a new team. So the ownership is more important. Integrity, ownership, loyalty, which we can take from the team members and inject a sense of security in the team members, gradually creating a rapport with the team guys so they can become a good working hand with you. So I think first of all, making a good rapport and confidence and trust, it will enhance the capability of team and it will create a positive change in my point of view. Thank you, Faisal. Okay, let's move to the next slide. Leading change can be difficult. People feel awkward and self-conscious doing something new. People initially focus on what they will have to give up. This is the second point I think is the key point. Like, we are really worried more about what we have to lose in the process of change than we think of what we are going to gain. Immediately, I will just give us a small example from my home. Like, there is one window AC in our house still. The reason is my parents don't want to change it. They just like it. They cannot bear the split AC. So in one room, there is a window AC. They are not thinking about anything positive about it. They don't want to lose it. That's the dilemma. So I think the change, what matters most initially, the people feel awkward about it, that they are not used to of something, and it's become very difficult to accept something new. Even अगर हम अपनी organizations में भी देखें, जब कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो आने से पहले इतनी खलबली मच जाती है कि ये इन्होंने जी बहाना बना लिया है लोगों को फायर करने का, and this is just a plan and this and that, and they are not even ready to learn it. Yes, Mansoor साहब, please. जी, आपने जो अभी ना विंडो एसी की बात की, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल फिक्सेशन है और वो यादें वाबस्ता है उसके साथ, अचीवमेंट भी वाबस्ता है कि एसी आया, लग गया, और इतना टाइम उसे स्पेंड किया ना। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो इतनी आसानी से चीज़ों से हटते नहीं है, और इस वजह से हमारे साथ और ऑफिस में भी और लाइफ में भी ये मसला चलता रहता है कि हमारी साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिक्सेशन की वजह से हम कई चीज़ों से हटते ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखा, जॉब मिली दुबई में, इवन अपॉर्चुनिटी मिली कनाडा जाने की, फैमिली समेत नहीं गए, पेरेंट्स जाना नहीं चाह रहे। इवन पाकिस्तान के अंदर पेशावर से कराची शिफ्ट होने का मौका मिला, नहीं गए, और लोगों ने कैरियर को दाव पे लगा दिया। कल एक जगह डिस्कस हो रही थी, कैनेडियन स्टडी डिस्कस हुई एक फोरम के अंदर, कि कैरियर जैसी चीज में आप अगर इन्फ्लुएंस होते हैं अपने रिलेटिव के से डिस्कस करके, तो आप अपना कैरियर दाव पे लगा देते हैं। वो बेसिकली ब्लंट है, वो कह देते हैं बात, हम नहीं कर सकते ना अपने पाकिस्तानी सोसाइटी में, ईस्टर्न सोसाइटी में। थैंक यू मंसूर साहब। यस सलमान साहब, प्लीज। अब मैं अपने जाती आप लोगों के साथ चेंज के ऊपर शेयर करूं, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब। आप लोगों को याद होगा परवेज मुशर्रफ के दौर में 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे का बड़ा हुआ था मसला, याद है? एग्जैक्टली। उन्होंने बदल के ही नहीं दिया। उन्होंने कहा जो घड़ी, हमने कहा अब्बा आपके कमरे में जो घड़ी है, उन्होंने कहा नहीं भाई जो है टाइम वही। अब हमको जो है ना बताना पड़ता था कि अब्बा 3 बजे आऊंगा, तो वो पूछते थे नए टाइम या पुराने टाइम के मुताबिक। वो पूरा 6 महीना उन्होंने उसी टाइम, फिर वो अल्टीमेटली फिर अगले साल तो रिपीट हुआ ही नहीं था, वो 6 महीने बाद वापस पुराना टाइम एक ही हो गया था। He refused to change and we had to change for him to explain कि we are talking about the previous star or the new 3 o'clock. Yeah. Yes. Okay, my question here is why we have to make such changes? Is it only about why we cannot do something good in the current situation? Is that not possible to create something within that? Will that be possible? No, or there's no other way?
आप ये कहना चाह रही हैं कि तब्दील क्यों हो? तब्दील क्यों हो? Why we should convince someone that you should change? अच्छा, क्यों? कन्विंस कैसे करें लोगों को? देखिए, हम पहले तो सवाल ये है कि हम तब्दील क्यों हो, वो तो एक बुनियादी चीज है। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ एक्सेप्ट चेंज। Exactly. ये तो एक मुसल्लमा And हकीकत है। हाँ, growth अच्छा, भी अब है। लोगों को कैसे तब्दील किया जाए, इसकी भी बाकायदा स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली तो ये है कि क्रिएट अ सेंस ऑफ परसीव्ड अर्जेंसी। और वो परसीव्ड अर्जेंसी ये होती है कि वो भाई अगर तब्दील नहीं हो गए तो बस आग लग जाएगी, कल से ताले लग जाएंगे। एक परसीव्ड अर्जेंसी क्रिएट की जाए। वो अनफ्रीज करने का जो स्टेप कर्ट लेविन बताता है कि आप उसको बिल्कुल एक 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 क्रिएट एन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, और उसको आप सबको फिर उसको फैन करते रहें। और अपने जो आपके जो प्रो हैं, जो आपके 20% है, उनको आप बोलें, जो दोज हु कैन मैटर, दोज हु मैटर, उनके साथ लेके चलें। और फिर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट चेंजिंग, उसको लेके चलें। अच्छा, तब्दीली तो बेतहाशा इसलिए भी जरूरी है ना कि अगर आप तब्दील नहीं होंगे, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है इस वक्त, और कोई और तब्दील हो गया और आगे निकल गया, क्योंकि तब्दील यकीनन इनोवेशन के साथ आती है। आप कोई ना कोई नई चीज लाएंगे तभी आप तब्दील हो रहे हैं। तो जब आप इनोवेशन कर रहे हैं तो आप सामने वाले को फिर कैचअप ही करते रहते हैं। उसमें वो कहता है ना कि द विनर फोकसेस ऑन विनिंग एंड द रेस्ट फोकस ऑन द विनर। तो वो जो विनर है ना, वो फोकस करता रहेगा विनिंग पे, और जो आगे निकल गया फिर जो नंबर 2, 3, 4 जितने होंगे, वो विनर को फोकस करते रहेंगे कि अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करेगा, अब ये इसकी क्या अगला कदम है। आप अपने आप में तो बड़ा जरूरी होता है लोगों को ये साथ दिलाना, लेकिन अगेन इट्स मच इजियर सेड देन डन। ओके, थैंक यू। जैसे लास्ट हमारे किसी लेक्चर में ये डिस्कस भी हुआ था कि नोकिया डिडंट चेंज एंड दे हैव टू सफर नाउ, दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, सॉरी, for everything you gain you lose something. Are you a saver or a thrower? What are some belief, habits, or good things you need to give up to go up? What are you holding on to that is keeping you from embracing something new? I think this is same thing that we have already discussed. If we एक तो reasoning हमारे पास एक होनी चाहिए that why we are doing this, and if something good is happening, we should be aware that the small sacrifice doesn't matter in front of the big benefit we are going to have. Is it clear, or do anyone want to discuss it? Like, we have to, of course we have to give up some beliefs, some habits. Like there can be some a kind of आप कह लें कि लोगों ने शगुन बनाए होते हैं कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा ना किया तो ऐसा हो जाएगा, तो दिस इज अ बैड डोमेन और दिस इज अ गुड डोमेन। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, लेकिन डू यू एनीवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन दिस? ये देखिए, हमने एक लॉ पढ़ा था ना, वो लास्ट लॉ बुक, ट्रेड ऑफ, ये लॉ ऑफ ट्रेड ऑफ। तो आपको छोड़ना पड़ता है कुछ लेने के लिए, इट्स इनएविटेबल। Yes, Masood sir, please. Masood sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आप अब भी अनम्यूट हो। जी मसूद साहब, कैरी ऑन प्लीज। अब आ रही है? जी जी जी, अब नाउ इट्स। अच्छा, ये जो ना आपका, इट्स क्वाइट ट्रिकी बाय द वे, फॉर एवरीथिंग यू गेन you lose something. I was just thinking about that. I mean, is it necessary to lose something every time you gain? एक सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। दूसरा ये कि you can realign, readjust your own self in order to make some room for the betterment. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने कुछ चीजें निकालनी है तो नई चीजें आएंगी। आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप बड़ी चालाकी से, इंटेलिजेंटली आप जो है चीजों को शफल करके विदिन और उनको अपने अंदाज से जो सेट कर सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू गेन यू लूज,
and it's bugging me a bit. You are right, because it means that we are clear about if we want to gain something, you don't want to lose that as well. Something else, there is something you don't want to lose it. So you definitely, as you have mentioned, there should be some smart move कि आपके पास वो भी रह जाए और आप gain भी कर लो. There is a possibility we have to strategize something ताकि हम lose भी ना करें और वो भी ना करें. Definitely उसमें ये होगा कि उसका result शायद हमें इतनी immediately ना मिल सके, क्योंकि हमें दूसरी चीज को भी grab करना है और नई को भी लेना है. So it will require time to get the result what we are expecting. और हो सकता है कि हमें उस result पे भी compromise करना पड़े. जो हमने imagine किया हुआ है कि we are going to get that result, maybe फिर वो हमें mentally prepare होना पड़ेगा कि हम वो result शायद ना ले सके जो हम एक चीज को lose करने से avail कर सकते थे. तो I think इसमें ये compromise एक होगा. Otherwise you are right, if you don't want to lose, there is no need, no one is going to force you. Everyone has the option. You are right, we can decide we don't want to lose something. Yes, Mansoor sir. इसको पॉजिटिव सेंस में लेना. देखिए, अगर आप ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं और या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं और आप अब प्रमोट होके डायरेक्टर बन रहे हैं, तो एक पोजीशन तो आपने ली और एक पोजीशन आपने छोड़ दी. और हो सकता है सम टाइम आप रिलोकेट होते हैं अच्छी जगह पे, अच्छी चीज़ों में, तो कुछ रिलेशनशिप, कुछ दोस्तियाँ, कुछ कंपनी, कोई आपकी गैदरिंग, सोशल लाइफ, वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ना. कई लोग इन चीज़ों से सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते तो फिर वो स्टिक रहते हैं, और लाइफ में नेक्स्ट स्टेप पे जाने का भी एक टाइम होता है, वो टाइम भी गुजार देते हैं. तो वो एक तरह से उन्होंने प्राइस पे कर दी अपने उस प्लेयर के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए या अपने कंफर्ट जोन के लिए ना. इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी. हमारे आर्मी के लोग नहीं है यहाँ पे, तो मोस्टली जो छोटे स्टेशंस पे जब इनकी पोस्टिंग होती है तो इनको बड़े घर मिलते हैं जिसमें लॉन अच्छा खासा होता है, वो सारा कुछ होता है. लेकिन व्हेन दे शिफ्ट टू मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. वो फ्लैट में भी रह लेते हैं तो दे पे द प्राइस. व्हाट उसमें ये भी है कि डेफिनेटली उनकी चॉइस भी होती है. some people like to live in cities and some people like to live in the remote areas. So वो भी होता है कि लेकिन definitely there is a price to gain something. And are you a saver or a thrower? Thrower in the sense of, sir, anyone could say. Mansoor Saab, can you please explain? Saver to समझ आ रहा है. Is it in the sense of sharing? Thrower? सर आपकी आवाज, you're mute. देखिए, थ्रोअर कौन हो सकता है? अगर किसी का बर्तन खाली है, मशहूर बात चल रही है, क्योंकि आप ये ना समझें कि वो बर्तन खाली हो सकता है वो बहुत सी जगहों पे वो चीजें बांट के आया हो, वहां पे खाली करके आया हो ना. तो इसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की, और लीडरशिप से हमेशा यही तो की जा सकती है कि वो अच्छी अच्छी चीजें होंगी, जो नियर टू आइडियल या आइडियल चीजें होंगी ना, अच्छे ट्रेड्स होंगे. तो बीइंग अ थ्रोवर यही है कि अगर वो लीडर है तो थ्रोवर भी होगा कि अगर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा ना उसकी अचीवमेंट का उसके लोगों के ऊपर. सही. So इसमें जो second point है, what are some belief habits or good things you need to give up to go up? Yes. Is it possible that we have to give up good things? Yes. So why should we be giving good things? देखिए, इसमें कोई एग्जांपल कुछ हो सकती है? मंसूर साहब ये तो नहीं कह रहे कि कुछ आप भी बता दें. नहीं, देखिए, हमारे बिलीफ जो है ना, बेसिकली वो हमारी पाँव की बिरयानी बन जाते हैं सम टाइम ना. हम समझ रहे हैं ठीक है, क्या हमने उसको एवेलुएट कर लिया, असेस किया रैशनल पे या लॉजिक के ऊपर. इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से नजरियात हैं जिनके साथ हम स्टिक होके रह जाते हैं, अपनी स्टडी नहीं करते, 12वीं जमात तक मुताला पाकिस्तान पढ़ लेते हैं और फिर सारी जिंदगी उस पर कायम रहते हैं ना, हमेशा कायम. बुढ़ापे में जाके भी आर्गूमेंट उसी 12वीं जमात के मुताला पाकिस्तान पे कर रहे होंगे जब हमारे को डिस्कशन करेगा. कि बिलीव हमारा इतना पक्का हो गया, हमने ओपन अप कन्विक्शन की तरफ गए नहीं. हम असेस तो करें कि हम जो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं, कि क्या उसके अंदर कुछ चेंज लेके आने की ज़रूरत है.
चीजें बदलती जा रही है ना, ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, हम ट्रांसफॉर्म नहीं होते अगर उन चीजों के साथ, तो फिर हम वही पे रुके रहेंगे। गुड थिंग्स you need to give up to go. देखिए Masood जिंदगी Saab, में would you like to say something, Masood Saab? What good things we have to give up? Do you have any example? मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, एक मिनट। अमेरिकन या यूरोपियन जो बिजनेस करते हैं ना, बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस होता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद डाइवर्स कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट। रैकेट बिंकेजर में सलमान साहब ने काम किया हुआ है, उसकी प्रोडक्ट थी किसी और के पास चली गई, वो कोई जूस बिंकेजर जूस वाली कंपनी थी, रैकेट कोलमैन एक अलग कंपनी थी, तो वो मैच्योर हुआ, डाइवर्स कर दिया। डाइवर्स क्यों किया? कि अब नेक्स्ट बिजनेस पे जाएंगे वो। इसी तरह जब चाइना से बिजनेस मैच्योर हुआ, जापान से मैच्योर हुआ, तो मलेशिया में चला गया। एक बिजनेस ग्रेजुएट हो गया, वो मलेशिया में चला गया, ठीक है, क्यों? अब उन्होंने दूसरी तरफ अपना फोकस करना है। अगर वो छोटी चीज बड़ी अच्छी चीज है, वो जो कर रहे थे उसमें वो एक्सपर्ट भी थे, अगर उसी में स्टिक करके रहेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे, नया एरिया कैसे एक्सप्लोर करेंगे, नया एवेन्यू कैसे एक्सप्लोर करेंगे? सही। मसूद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? माजरत कि मैं बीच में इंटरप्ट होकर गया। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है कि हमें सीखने का मौका मिलता है एक दूसरे से। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट कोर्स। असल में ना मैं जब बातें सुन भी रहा था आप लोगों की, तो मैं सोच भी रहा था साथ साथ कि इसमें ना देयर इज अ फाइन लाइन कि क्या चीजें आप छोड़ेंगे, या जो ये सेकंड पॉइंट अबाउट सम बिलीव्स हैबिट गुड थिंग्स यू नीड टू गिव अप टू गो अप। अब ये देखें ना, इसमें खुद लिखा है आपने कि व्हाट आर सम बिलीव्स हैबिट्स और गुड थिंग्स। अभी हम बिलीव्स और हैबिट्स पे नहीं बात कर रहे, वो अच्छी भी बुरी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। और गुड थिंग्स दैट यू नीड टू गिव अप टू गो अप। I mean, how can I sacrifice that good things that I carry? That's part of my integrity. That's part of my character. So जी मुझे चूंकि वो MD बनना है तो मुझे जो है ये तमाम चीजें छोड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। I mean ठीक है, we all wish to go up, to be very honest. But सवाल तो ये बनता ना कि at what price? Your family, your integrity, your status, आपकी वक़्त है सोसाइटी की नजर में, तो आपको ऊपर जाने के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को तो रौंद नहीं सकते ना, ठीक है। एक जो आपने अपना स्टेटस बनाया है इतने अरसे में, आप उसको, मतलब ये सिर्फ जो गुड थिंग्स है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको गुड थिंग्स क्यों छोड़नी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए। उन गुड थिंग्स के साथ भी तो ऊपर जाया जा सकता है। सर इसको ना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचते हैं कि गुड थिंग में वो चीजें नहीं है जो ट्रेड्स समझ रहे हैं ना, कैरेक्टर से रिलेवेंट, वो चीज अपना शहर भी तो छोड़ना पड़ सकता है ना आपको, अपने लोगों को भी तो छोड़ना पड़ सकता है ना। तो ये ब्रॉडर टर्म है। आप गुड थिंग जो छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं? बेस्ट थिंग के लिए, ठीक है। जो और जिंदगी में चीजें जमा करने से ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है, और स्ट्रेटेजिक होता है कि आप जिंदगी से चीजों को कम कैसे करते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में से चीजें निकालते कैसे चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें रह जाए, अनइम्पॉर्टेंट चीजें, एक साइकिल है, अनइम्पॉर्टेंट चीजें निकलती जाए, उनकी जगह नई चीजें लेती जाए ना। तो गुड लेकिन थिंग सिर्फ उस कंसेप्ट में नहीं है कि आप बस कोई वैल्यूज को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, नहीं मैं वो समझ गया हूँ। सिर्फ मुझे ये था ना कि हमने बिलीव्स को, हैबिट्स को और गुड थिंग्स को साथ साथ रखा, तो वो उसका जो ना मिलाप नहीं हो रहा था मेरे दिमाग के अंदर कि ठीक है, रॉन्ग बिलीव्स यस वी कैन लीव देम बिहाइंड, हैबिट्स ऑब्वियसली, बट व्हाट गुड थिंग्स। तो आप जो कहते हैं ना कि शहर छोड़ने की बात है या फैमिली छोड़ने की बात है, आई मीन इसको थोड़ा सा ना गुड थिंग्स को मैं एलैबोरेट करना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। गुड थिंग रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, किसी दूसरे शहर में चले जाते तो हफ्ते बाद आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है, या 15 डेज के बाद वापस आना पड़ेगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होंगी, कुछ चीजें होंगी टेम्पररी होंगी, जिनका इफेक्ट टेम्पररी आएगा ना। कुछ हैबिट्स भी ऐसी होती हैं हम लोगों को अच्छी कंसीडर की जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप जी बोलिए सर। मंसूर साहब सॉरी, अगर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, तो अगर मुझे कोई ऑफर करे कि आपके पैसे जो डबल हो जाएंगे और आपको कराची जाना पड़ जाएगा, आपकी फैमिली यहाँ रहेगी, या फॉर दैट मैटर आपको कहीं दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, आई विल नेवर डू दैट, नेवर। मतलब मेरा तो सब कुछ जो दौलत है, जो सब कुछ है, वो तो ये मेरी दोनों बच्चे हैं और मेरी बेगम साहबा। बच्चे पहले, बेगम बाद में बात हुए। सही है, दिस इज योर चॉइस। तो
तो वो दे नीड मी बैडली, वो तो मुझे कभी माफ ही नहीं करेंगे। दिस इज योर चॉइस। देखिए, दो तरह से आपने प्राइस पे की, या आप प्राइस इस तरह पे कर लें, या आप बाहर जाके प्राइस पे कर लें। ये आपने फ्री में तो कुछ नहीं लिया ना, सेक्रीफाइस किया। वो वाला कैरियर जो ऑफर हो रही थी, उस ऑफर को सेक्रीफाइस किया। ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, इधर से इस चीज को सेक्रीफाइस करते ना। विदाउट प्राइस कोई चीज नहीं होती, प्राइस टैग के बगैर कुछ भी नहीं है। पे नाउ प्ले लेटर, और प्ले नाउ और पे लेटर, इस असूल को आपको अपनाना पड़ेगा कि जो भी कुछ कर रहे हैं आप प्राइस पे करें और चले जाए। कैरियर की प्राइस ले लें या स्टैंड की अपना स्टांस की प्राइस ले लें। कैरियर और स्टैंड एक साथ नहीं हो सकता सम टाइम। यू हैव टू, नेक्स्ट स्टैंड भी अच्छी चीज है, कैरियर भी अच्छी चीज है, अपनी अपनी जगह पे ना। सही, मंसूर साहब का पॉइंट वैलिड है कि हमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। What are you holding on to that is keeping you from embracing something new? मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी आदत होती है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे होते, या जैसे लाइक मसूद साहब ने अभी फैमिली की बात की कि he didn't want to avail the opportunity because of his family. He has a valid point in that. So this thing will be hold him to move on. ये क्या हम इसको इस सेंस में लेंगे या फिर हम इसको किसी और सेंस में लेंगे? मंसूर साहब, can you say something on that? What are you holding on to that is keeping you from embracing something thing. new? कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया कंसेप्ट जो आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए ना? ये सोचें। हो सकता है कोई लाइफस्टाइल ऐसा हो आप जिसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते हमारे साइकिल की वजह से, सोसाइटी की वजह से। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सपोज हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, यूरोपियन साइड पे या अमेरिकन साइड पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो क्या आप कर लेंगे उसको एक्सेप्ट? हो सकता है सोसाइटी के, यार अकेले बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके कैसे गुजारा करेंगे, वहाँ तो माहौल ही ख़राब है, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इस तरह की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं कि जहाँ हम पिछली बेस पे फंसे रहते हैं। वो जो हमने मिसाल दी थी, एक बेस से दूसरी बेस पे जाने के लिए पहली वाली बेस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपनी लिमिटेशंस को इन्हांस करना पड़ेगा अगर आपने कुछ अचीव करना है या कुछ लेना है। प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी सोसाइटी की बातों की सूरत में, रिश्तेदारों की बातों की सूरत में, और स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या चीज़ रोक रही है। ये हर एक का डिफरेंट हो सकता है। ठीक हो गया। Let's move on to the next slide. People are afraid of being ridiculed. Why did Will Chamberlain return to his old way of shooting? Despite success with a new way. What are you unwilling to change for fear of being embarrassed? What are some of the biggest changes you have made in your life? What would your life look like now if you hadn't made those changes? So ये कुछ questions हैं. If like we can question ourselves with a new way. असल में ना देखिए, जब कोई आपने इनिशिएटिव लेना होता है, कोई काम करना होता है ना, तो आपको इस बात का खौफ होता है कि आपको लोग रिडिक्यूल करेंगे। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। रमादा कराची में रमजान के महीने में हम ट्रेनिंग में गए थे सेशन में, तो मैं सबसे एंड में बैठा हुआ था। अफ्तारी के अंदर कुरानदाजियाँ होती थी ना, लकी ड्रॉ, लोगों को इनाम मिलते थे। एक बंदे का लकी ड्रॉ निकला, नंबर उन्होंने पुकारा। वो बंदा उस वक्त फैमिली को लेके वॉशरूम वाली साइड पे गया था ना। मैं एंड से उठ के, मेरे ज़हन में शरारत सूझी ना, मैं एंड से उठ के आया, 20 की रो में से गुजरता गया, लोगों ने तालियां बजाते क्लैपिंग लेते करते गए। मैं पहले रो में आके, एक सीट खाली थी वहां आके बैठ गया। ठीक है, तो मेरे दिल में था कि शरारत थी कि चले मैं लोग, एक फन एक्टिविटी हो जाएगी ना, लोग एंजॉय करेंगे। मेरे जो कलीग वगैरह उनके लिए मैंने किया था ना, तो मैं ये भी सोचता था कि रिडिक्यूल हो जाएगा, रिडिक्यूल भी हो सकता था। तो लोग सोचते हैं कुछ कदम उठाने से पहले कि लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ये करेज चाहिए। लीडर एक बात डिस्कस की थी, करेज बहुत जरूरी चीज है। लेकिन मंसूर साहब आप डरे तो नहीं ना? नहीं, मैं डरा नहीं ना। बहुत दफा नहीं डरता। सही, ये तो सही। मतलब चेंज से रिडिक्यूल, ये डू पीपल रियली थिंक अबाउट
being ridiculed when they want to change. मतलब आपका ये ख्याल, जो शख्स चेंज करना चाहता है वो तो इसको बॉदर नहीं करेगा, आपका क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस बात की परवाह होगी कि that someone is making fun of him or her if they are willing to change. If they are not willing to change या hesitation position में है, situation में है, फिर तो हो सकता है कि उसको एक fear हो कि हाँ जी they will be made fun of all this. Like कि इस age में, specific age में जाके आप कोई MS कर लेता है after 40 or 50, तो but he wants to do it, तो he will do it, he will not care. Yes. In fact, I am doing it. Great. सर आपकी एज 40-50 तो नहीं होगी ना? नहीं मैं 16 का हूं मैम. 16 plus. The next point है what are you unwilling to change for fear of being embarrassed? Yeah. I think मैंने वही वाली बात है. What are some of the biggest changes you have made in your life? Have we made any bigger change in our life? Can anyone say something? Big change. Or how can we define a big change? या लाहौर छोड़ दिया, इस्लामाबाद पिंडी में आके रहना शुरू कर दिया, तो ये मेरी जिंदगी में एक चेंज थी. एक्सेप्ट ना, क्योंकि लाहौर की शाम में देर तक आप जागते रहते थे और गली मोहल्लों में फिरते रहते थे, बाजारों में फिरते रहते थे, जहाँ से आपके बड़े पकड़ के वापस रात को, आधी रात को लेके आते थे. पिंडी में तो आप 10 बजे सन्नाटा हो जाता है. ठीक है, नहीं तो आधी रात को क्या करते थे बाहर? आवारा गर्दियां. इस उम्र में यही करते हैं ना. सर आप तो बुजुर्गों में हैं मसूद साहब. देखिए, यूथ इज द पार्ट ऑफ. मैं तो आज से कई साल पहले बुजुर्ग हो गया था मैम. सही. सलमान साहब, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आप बिजी हैं. नहीं मैंने तो बड़ी मेजर चेंजेस लाया हूँ जिंदगी में. मिडिल ऑफ माय करियर, 12 साल की सरकारी नौकरी की, 35 साल उम्र थी और मैंने सरकारी नौकरी 18 ग्रेड था और मैंने इस्तीफा दे दिया. तो बहुत बड़ी तब्दीली थी और आज तक लोग मुझे बुरा भला कहते हैं. मसूद से बात भी हो रही थी, मेरे साथ के लोग इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी बने बैठे हैं, लेकिन नो रिग्रेट्स. बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी. तो और अगर मैं वो तब्दीली ना लाता तो शायद मैं भी वही सरकारी माइंडसेट के साथ बैठा होता और मेरी जो इंटेंशनल पर्सनल ग्रोथ है वो कहीं पीछे ही रह गई होती. जी सही. थैंक यू सलमान साहब. What would your life look like now if you hadn't made those changes? So सलमान साहब का पॉइंट तो आ गया. Anyone else want to say something or we should move on? People personalize change and may feel alone in the process. Yes, that's true. That's true. When you are in that process, so you feel alone because you are the one who is taking the first step and you are taking the lead. Definitely you will be alone. Describe a time when you initiated change and it did not go well. When you initiate change. ये आई थिंक मैनी टाइम्स होता है जब भी आप बहुत सारी चीजें इनिशिएट करना चाह रहे होते हैं, तो वो हर दफा आप हमारा इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता. कई दफा हमें उसके लिए वो चेंज कर. जी मसूद साहब प्लीज. नहीं मैम आप कंटिन्यू करें. मैं तो एक छोटी सी क्लिप में जाता, बड़ा रियल एग्जांपल आजकल मैंने कहा जरूर शेयर करूं मैं आपसे. इस वक्त जो है ना, एज वी स्पीक, जो हमारे ऑफिस जैसे कि आप में से कोई भी नहीं आया हुआ, इत्तेफाक की बात है हमारे ऑफिस, तो पूरा जो फ्लोर था हमारा जहाँ पीटी वर्ल्ड था ना, वो तोड़ दिया गया आज से 2-3 महीने पहले. अच्छा, उसके बाद वो कुछ हम पेपर चपर में अटक गए, खुदा करके वो चीजें बननी शुरू हुई. अच्छा, अब मसला है कि बड़ा मॉडर्न उसको लुक देना चाह रहे हैं उस पूरे फ्लोर को, लेकिन उसमें कबाहत ये है जिसका मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ. उसके से क्यों हुआ कि उन्होंने क्या किया कि पूरी छत जो है ना वो काली कर दी, ब्लैक. उसके ऊपर वो लाइट्स हैंगिंग बड़ी खूबसूरत लगेंगी, येलो ठीक है मान लिया, लकड़ी के साथ. उन्होंने जो हमारे जहाँ रोशनी, हमारा जो मागला को फेस करता है, हमारा जो खिड़कियों से बाहर पहाड़ियाँ नजर आती हैं उस तरफ, तो बड़ी अच्छी वहाँ से आपको व्यू मिलता था और ग्लास के थ्रू आप खिड़कियाँ खोल भी लेते थे.
रोशनी काफी थी, उन्होंने सारा टिंटेड कर दिया ग्लास को। अच्छा, अब सोने पे सुहागा ये कि जितना भी जो लकड़ी का काम हो रहा है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का है, सारे केबल सर्विस ये वो, तो वो जैसे वो एक बार का लुक आता है ना शाम को जब जाते हैं आप, तो बिल्कुल इसमें ग्लूबी वो लुक हो गया। हर बंदा मुझ समेत परेशान है कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा हमारे उस वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, और लोग अभी से जो है ना वो उसको चिगोइयाँ कर रहे हैं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी सेहत हमारा ये, तो वो असल में हमारी मैनेजमेंट ने जब उसको डिजाइन किया, जो कुछ भी किया, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया। लेकिन उसके जो इसका जो असर होगा ना वो मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे है कि ये आगे जाके लोग जो है ना बहुत ज्यादा उसको, जब आपका मूड ही खराब हो जाए, आप वर्किंग कंडीशंस कंड्यूसिव ना हो आपके लिए, तो उसका असर जो है आपके काम पे जरूर पड़ता है। सही, you are right, you are right. Describe a time when you initiated change and did not go well. Like एक तो ये एग्जांपल मसूद साहब ने दे दी कि अगर देखा जाए तो ये भी एक एग्जांपल है कि एक इनिशिएटिव लिया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, किसी ने शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था जिन्होंने प्लान किया था, जो मसूद साहब इस वक्त सोच रहे हैं। तो इसमें कई दफा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं और फिर वो उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाती। So it do happen with lots of people, and many times list each team member and how they reacted to the change. If you have like-minded people around you, I think they can ask a question, but they will not react in a negative way if you have good people around you. But अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ हमारी अमांगी नहीं है या हमारा अच्छा टीम वर्क नहीं बिल्डअप हुआ, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को आदत होती है चेंज की, वो जैसे हम शुरू से बात करेंगे, चेंज इज नॉट इजीली एक्सेप्टेबल, वो उस पर रिएक्ट करते हैं, वो उस पर गुस्सा करते हैं। अब मसूद साहब का जो रिएक्शन है वो बहुत सारे प्लानर्स के लिए होगा कि ही इज एक्टिंग नेगेटिवली, बट ही हैज सम पॉइंट, ही डू हैव अ वैलिड पॉइंट। लाइक शुरू में जब हमारी एक बात हुई थी तो मंसूर साहब ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई आपकी इसलिए आपके अगेंस्ट हो कि वो आप उसके ख्याल में यू आर रॉन्ग, वो आपकी बेहतरी के लिए सोच रहा होता है, लेकिन समटाइम्स होता ये है कि हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि मे बी दे आर अगेंस्ट मी। एनीवन वांट टू ऐड ऑन दिस? मंसूर साहब? यू आर राइट, एब्सोल्युटली। हम इसको बड़ा अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। चेंज को मैंने देखा है, मैं पहले भी डिस्कस किया था, एक दफा मिसाल दी थी, कोई भी एक्सेप्ट इतनी इजीली करता नहीं है चाहे किसी भी कैपेसिटी में, वो सिवाय एक उस बच्चे के जिसका डायपर वेट है, वो खुशी खुशी माँ के पास आता है कि मेरा डायपर चेंज कर दो, वरना कोई भी चेंज को इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने तो ये देखा है, ऑब्जर्वेशन ये है। Right. Anyone want to say about team members reaction? अच्छा, मेरा प्रोफेसर, अल्लाह उसको खुश रखे, वो कहता था कि चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट एंड चेंज इज ऑलवेज गुड। अच्छा, ऑलवेज डिफिकल्ट का तो हमने उसका मंजन खरीद लिया, ठीक है, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हमने उससे बहस किया कि सर चेंज इज ऑलवेज गुड, तो इसके ऊपर हमने उसको कॉर्नर किया। तो आज भी याद है मुझे, वो कहता है कि चूंकि एट टाइम्स चेंज आपने किया, आपने पहले आप काम ऐसे करते थे, अब आपने काम ऐसे किया, आपको वो अच्छा काम नहीं था, तो वो बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उसने कहा देखो सलमान, अगर तुम पहले ये काम ऐसे करते थे, अब तुमने चेंज किया और अब ये काम तुम ऐसे करते हो, और वो तुम्हें लगा कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हारा जो पुराना तरीका है वही है सही तरीका काम करने का, और तुम्हें तब्दील करने की जरूरत नहीं है। So that is, in this context, he told us कि change is always difficult, but change is always good. जी। ठीक, right. Thank you, Salman sir. Should we move on? When do you get the greatest resistance to your decision from others? What is your usual response to that resistance? Change पे definitely resistance होती है, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की भी लोगों को फेस करनी पड़ती है, लोग उनसे कट ऑफ हो जाते हैं, रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं, आपकी
जॉब खत्म हो सकती है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दैट डिफरेंट सिनेरियोज। तो आई थिंक ये बेसिकली चेंज में शायद यहाँ पे इस लेक्चर में यही बताया जा रहा है कि वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग। एक लीडर को इन सारी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, सो दे could realize what what they will be facing ahead. So that's just my point of view. If anyone wants to add something. Okay, let's move on. We overestimate the event and underestimate the process. This is very true. हम एक नॉर्मली हमारे साथ ही होता है कि हम स्टूडेंट के साथ जब डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं तो हम प्लान कर लेते हैं कि फलानी एक्टिविटी करनी है। वी मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्योंकि वो उस प्रोसेस को गो थ्रू नहीं गए होते कि इसकी एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो उसको अंडर एस्टिमेट डेफिनेटली किया जाता है। और उसमें क्योंकि उसमें टाइम पीरियड कितना लगना है, उसमें प्लानिंग होगी, उसमें प्लान ए बी होगा, उसमें हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होगी, उसमें हमें लोगों की विलिंगनेस चाहिए होगी, तो हम उस प्रोसेस को लिमिटाइज कर देते हैं या उसको कंसिडर ही नहीं करते। हमारा मेन होता है कि जब ये इवेंट हो जाएगा तो उसके ये रिजल्ट्स आएंगे, तो वो हमारा मेन टारगेट बन जाता है और हमारा फोकस सिर्फ उसी पे होता है और प्रोसेस को हम बॉदर नहीं करते। और समटाइम्स जब क्रिटिसिज्म होता है तो वो रिजल्ट्स पे होता है, प्रोसेस पे को हम बॉदर ही नहीं करते। तो क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे, क्या उसमें प्रॉपर प्रोसेस हुआ था, हमने जो टाइम दिया क्या उसमें प्रॉपर प्रोसेस पॉसिबल भी था या नहीं था। तो ये मेरा तो ये आई डू एग्री विद दिस पॉइंट कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं इवेंट को और अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रोसेस को। मंसूर साहब, यू वांट टू से समथिंग? यू आर राइट। देखिए जो इवेंट है ना वो आउटकम ऑफ द प्रोसेस है, और अगर हम लेकिन क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा वैल्यूएबल है और प्रोसेस से ही आप चीज़ों को करेक्ट भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं, तो प्रोसेस की करेक्शन पे हम जाते नहीं हैं, हम क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते, हमारा फोकस होता है क्वांटिटी के ऊपर। अगर प्रोसेस को ठीक कर ले तो हो सकता है हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अगर क्वांटिटी को फोकस करेंगे, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली जो क्वांटिटी आपको मिल रही है उससे भी चले जाएंगे। एक चीज़ जो स्टीवन कोवी ने डिस्कस की, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। प्रोडक्शन ज़रूरी है लेकिन साथ साथ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे काम करना भी ज़रूरी है। अल्टीमेटली सिर्फ प्रोडक्शन पे काम करेंगे, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन से भी हाथ धो बैठेंगे। सही। मंसूर साहब, मेरा ये भी ख्याल है कि अगर हम प्रोसेस को हमने अंडर एस्टिमेट किया तो हम जो क्वालिटी है वो भी बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, क्योंकि एक चीज कोई बीच में लूप होल रह गया तो उसमें रीजन बेसिकली प्रोसेस की हो गया कि हमने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। The next slide says you need to plan ahead. Predetermine the change that is needed, lay out your steps, adjust your priorities, notify key people, allow time for acceptance, head into action, expect problems, always point to the successes and daily review your progress. I think इसमें सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि predetermine the change that is needed. डेफिनेटली ये हम इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि चेंज हमें क्यों चाहिए। ले आउट योर स्टेप, हमारे पास पूरा एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हम जो चेंज लेने चाह रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप, अगर वो बिग चेंज है तो हमें डेफिनेटली उसको डिफरेंट पोर्शंस में या सेक्शंस में करना पड़ेगा, तो वो हमें क्लियर कट होना चाहिए, उसमें प्रोसेसेस वगैरह डिफाइन होने चाहिए, उसका प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ। एडजस्ट योर प्रायोरिटीज, वो भी हमने डिस्कस किया इन अ सेंस ऑफ व्हेन वी हैव टू गेन समथिंग वी हैव टू लूज समथिंग, उसमें हमने अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना कि इफ वी आर गोइंग टू लूज दिस थिंग तो हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी। अच्छा, नोटिफाई की पीपल, दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि नोटिफाई की पीपल ये होगा कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू जॉन मैक्सवेल की, आई वाज गोइंग थ्रू हिज वन ऑफ हिज वीडियो, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो की पीपल हैं ये वो लोग हैं कि व्हेन यू
are planning to make a change, do inform those people who are with you. If you are not going to, okay, first you have to, initially you need yes for the change. If you do not inform them, then वो yes जो है, वो आपका जो change है, वो उतना effective नहीं होगा. फिर उसके बाद आप उनकी मीटिंग बुलाएं, and then you can share all your plan with them. Okay, this is the changes I am planning, and I want your consent on this, and we are going to move in this way. This is the positive thing we are going to get from this, and these will the pros and cons we are going to face. तो ये चीजें, I think if anyone want to add something on this, कि notify key people, मेरे ख्याल में तो ये था जो मैंने अंडरस्टैंड किया. If anyone want to say? You are right. असल में होता क्या है, आपने कोई चीज का प्लान बना लिया ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करना है, कि जो पीपल हैं उनको आपने ट्रस्ट में नहीं लिया, तो वो क्या होगा, उसको ऑन नहीं करेंगे. जब वो ऑन नहीं करेंगे तो आपका प्लान सारा चौपट होकर रह जाएगा. सम टाइम ऐसे लोगों को भी आपको नोटिफाई करना पड़ता है जो सीनियर नहीं होते, ये किसी बड़ी पोजीशन पे नहीं होते, डिसीजन मेकर नहीं होते, लेकिन वो उनका काम होता है कीड़े निकालना चीज़ों में से ना. तो उनको एड्रेस करना भी ज़रूरी होता है. जब आप एड्रेस कर लेते हैं, आप लोगों को ट्रस्ट में ले लेते हैं, लोग समझते हैं कि यार हमारे से शेयर किया हुआ, फिर वो ऑनरशिप जब आ जाती है तो वो आपको सपोर्ट करती है. ट्रेनिंग में 2 तरह के लोग होते हैं ना किसी भी सेशन में. एक जो होता है वो ट्रेनर को सपोर्ट करने वाले होते हैं, और एक होता है ट्रेनर की, ये कोई भी सेशन में, कि आर्गुमेंट करके हर्डल पर क्रिएट करने वाले होते हैं. तो किसी भी प्रोसेस में ये चीज़ें होती हैं कि आपको अपने एवेंजलिस्ट या एडवोकेसी क्रिएट करनी होती है उसमें, तो ये ज़रूरी है. और ये भी है, जी, आप साइलो में अगर रह के काम करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं, पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसमें से कितने लूप होल निकल के आ जाएंगे. तो अगर ये लोगों को से ओपिनियन लेंगे तो वो चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी. थैंक यू मंसूर साहब. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस. दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम जब तक चेंज के लिए लोगों को थोड़ा सा टाइम गैप नहीं देंगे, क्योंकि वी ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट कि चेंज इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. तो अगर हमने उनको टाइम ना दिया, रीजनेबल टाइम टू एक्सेप्ट इट, एंड देन दे, वो आपकी टीम नहीं बन पाएंगे. उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आपके आइडिया के साथ और आपकी जो आपने प्रायोरिटी सेट की है, जो आपने प्लान किया है, उनके साथ उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है. और उस एक्सेप्टेंस की वजह से ही वो प्लान एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने उस प्लान को एक्सेप्ट ही ना किया तो हम उसको एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाएंगे, वो चेंज हम ला ही नहीं सकते. Anyone want to say something? Head into action. उसके बाद definitely you are going to take action on that plan, and you are ready to face the problem. जो next हमारा point है, expect problems. Always point to the successes. Daily review your progress. उसके बाद एक kind of a follow up रह गया कि different problems आएंगी, फिर हमने अपने successes को pinpoint करना है, and we have to review our progress. कि what are we achieving basically? Anyone need to add something? Salman sir, would you like to say what do you think of plan ahead? अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, और हेलो, हाँ, इसमें एक वैसे तो ये बहुत ही अच्छा नोटिफाई की पीपल, अलाउ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस, हेड इनटू एक्शन, एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स. एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा प्लान है ये. इसमें चेंज की जो है ना, वो आई एम श्योर आगे कहीं एड्रेस होगा. एक पॉलिटिकल साइड भी होती है चेंज की, कि लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ रेजिस्टेंस कर रहे होते हैं, कि बस मुझे मंसूर की बात से इख्तलाफ नहीं है, बस मुझे मंसूर से इख्तलाफ है. तो मंसूर कोई इनकलाबी रेवोल्यूशनरी पॉइंट भी लेकर आएगा तो मैंने तय कर लिया है कि मैंने मंसूर को इख्तलाफ करना है. तो इसमें एक जो पॉलिटिकल साइड ऑफ चेंज रेजिस्टेंस है,
उसके अंदर फिर वो एक बहुत पुराना इसमें कहा जाता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि इसमें मेरा क्या फायदा है। आपको किसी न किसी तरीके से वो भी आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके और सियासी तौर पे भी अपनी चेंज को लेकर चलना होता है। जी